आज का ये पॉडकास्ट मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो उनके मन में आग है, फायर है कि यार हम भी अपना बिजनेस करेंगे। और हथौड़ा मारने का 1 रुपया कहाँ मारने उसके 499। 8 से जब हम विद इन 5 ईयर्स 100 करोड़ पे पहुंचे तो आपको स्टॉक में भी पैसा लगाना है, आपको इन्वेंट्री में, आपको फैक्ट्रीज में पैसा लगाना है, मशीनरीज में लगाना है, टीम हायर करना है। तो वहाँ पे कैलकुलेटेड था आपका कि रिस्क था कि यार एक बार रिस्क लेना है मुझे। मतलब जो भी 5 मुलांग के लोग हैं, इनके लिए जब चीज़ें स्मूथ चल रही होती तो ये परेशान होते हैं कि यार किक कहाँ है, वो रिस्क का, इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। ये बिजनेस का ही नंबर होता है, कहीं मैं भी तो फेल नहीं हो जाऊंगा। तो वो टॉप रीजंस क्या होते हैं कि कोई बिजनेस फेल हो जाता है। उस आदत बदलने के लिए बहुत समय लगता है। अगेन 4 साल 5 साल लगेंगे। तो क्या मेरे पास सस्टेन करने का समय है? तो हमने बोला नहीं, ऐसा आज तक इंडस्ट्री चल रहा है लेकिन ये टेक्निकली राइट नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो हमने सारा 360 डिग्री ऑपोजिट करने के लिए, बट जब वो रियलाइज हुआ 1-1.5-2 साल बाद, ना ये दिशा ही गलत है, सारे बदलने की कोशिश करते हैं, सारे नहीं बदलना है। जो कि कह रहे हैं अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ और कर लो, नौकरी कर लो, ये क्या था? ये कि टाइम थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। दीपक जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का ये पॉडकास्ट मैं उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो उनके मन में आग है, फायर है कि यार हम भी अपना बिजनेस करेंगे। और ये ट्रेंड अब स्टार्ट हुआ है कुछ सालों से, और लोग अपने खुद के मालिक बनना चाहते हैं। बिल्कुल। क्यों हम मेहनत करें दूसरों के लिए, वो पैसे कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? पर इस जर्नी में कई सारे कन्फ्यूज़न हैं, कई सारी डाउट्स हैं, स्पेशली वो जिनका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, जिन्होंने कोई काम ऐसा अभी तक किया नहीं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या फिर अभी पढ़ रहे हैं पर मन में ऐसे विचार है। तो कई कन्फ्यूज़न होती हैं। मैं चाहूँगा आज आप 25 साल से बिज़नेस कर रहे हैं, आप एक अपने लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपसे अच्छा आदमी कोई नहीं हो सकता इस चीज़ को समझाने का। तो पॉडकास्ट का थीम हम रखेंगे फ्रॉम ज़ीरो टू करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ आप कैसे बना सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा दीपक जी, हम कैसे जाने या कोई कैसे जाने कि यार मैं बिजनेस कर सकता हूँ? क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर? देखिए, सबसे पहले क्वालिटी जो चाहिए, सेफ्टी से अनसेफ्टी तरफ जाने की। क्योंकि आपको हर महीने 30 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, आपका घर चल जाएगा। वहाँ से माइंडसेट से कि अगला 2 साल भी 3 साल भी शायद से पैसे आएंगे नहीं, इधर उधर से जुगाड़ करके जीवन को चलाना पड़ेगा, खर्चे कम रखने पड़ेंगे, चैलेंजेस रहेंगे, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, सप्लायर की पेमेंट लेट जाएगी तो वहाँ से बातें सुननी पड़ेगी। तो सबसे पहले कि मैं उस सेफ्टी माइंड के जोन से एक उस जोन पे जा सकता हूँ क्या, कि जहाँ मैं लोगों का बात सुनने को भी राज़ी हूँ, मैं उस सिक्योरिटी से बाहर निकलने के लिए भी राज़ी हूँ, मुझे सुख सामग्री नहीं मिलेगी तो भी राज़ी हूँ, 16 घंटा काम करने को भी राज़ी हूँ, झाड़ू पोछा भी मैं ही करूँगा, पानी कॉफ़ी भी मैं ही बनाऊँगा, उसके लिए भी राज़ी हूँ। तो सबसे पहले स्टेप वो है, अगर किसी को ज़ीरो से स्टार्ट करना है कि एम आई रेडी, कि मैं वहाँ से निकलने के लिए राज़ी हूँ क्या। तो ये पहला स्टेप है। वो स्टेप हो जाता है अगर आप मेंटली रेडी, क्योंकि काफ़ी लोग उसके लिए रेडी नहीं है। एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है इंडिया, और इंडिया एक एंटरप्रेन्योर का देश है, लेकिन काफ़ी लोग चाहते हैं कि ना मैं अपने उस कंफर्ट को नहीं छोड़ सकता, मैं उस रिस्क फैक्टर को नहीं ले सकता। तो उनके लिए तो बिज़नेस नहीं है, क्योंकि अनसर्टनटी है। अनसर्टनटी में जाने के लिए राज़ी है तो स्टेप 1 है। स्टेप 2 है, अगर आप अनसर्टेनिटी के लिए जाने के लिए राजी है तो कौन सी अनसर्टेनिटी की तरफ जाना है। हर एक का अपना एक शौक़ है, हर एक की अपनी एक एक्सपर्टीज़ है, उसने बचपन से कुछ चीज़ें देखी है, समझी है। तो मैं किस चीज़ में अपनी एक रीज़नेबल नॉलेज रखता हूँ, मुझे लगता है उस दिशा में सबसे पहले जाना चाहिए। क्योंकि आप पहले ही एक अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद अगर एक ऐसे दिशा में चले जाएंगे जिसकी जानकारी ही नहीं है आपको, तो आप एक और चीज़ साथ में कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड कर रहे हैं। तो सेकंड चीज़ है कि हाँ, मुझे किस चीज़ का ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग है, मैंने दोस्तों में, फैमिली में, परिवार में देखा है, और उस रिलेटेड प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वहाँ से फिर एंटरप्रेन्योर की जर्नी की शुरुआत होती है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रेस ले सकता है वो बिज़नेस ज़्यादा अच्छा कर सकता है। बिल्कुल। अगर आप स्ट्रेस लेने की क्षमता आपके अंदर ज़्यादा है, ये आपको पता चल जाएगा अपने घर में, अपने परिवार में, कि आप अपने घर की, परिवार या दोस्तों, रिलेशनशिप्स में कितना स्ट्रेस लेते हैं। अगर आप भाग रहे हैं तो बिज़नेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी स्लीपलेस नाइट्स भी होंगी, कई सारी चीज़ें देखनी होगी। आपने अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा कोई देखा कि वर्स्ट टाइम था मेरा, बहुत परेशान था मैं? मल्टीपल टाइम देखा है सर। जब एक बिज़नेस को ग्रो 8 करोड़ से 500 करोड़ देखे, और एक ही टाइम नहीं देखा, अगर हर उस फेज़ में जब आप नेक्स्ट छलांग लगाने जाते हो ना, तो नेक्स्ट छलांग लगाने में, या पहली छलांग या तीसरी छलांग या बड़ी जो छलांग लगानी है, उस छलांग में, और सबसे बड़ा जो स्ट्रेस होता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है
जब छोटी कंपनी थी तो 200 लोग काम करते थे, फिर बीच की हुई तो 1000 करते थे, अब 2500 करते हैं। तो आपको ये जिम्मेदारी होती है कि वो 200 लोग या 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोगों के घर आपके कारण चल रहे हैं, तो उनकी तनख्वाह जानी है। उन्होंने आपके कंपनी के भरोसे अपने लोन्स EMI ले रखे हैं, उनकी EMI जानी है। और वो सबसे बड़ा स्ट्रेस अगर किसी प्रमोटर पे होता है, और कुछ नहीं होता, बाकी तो आप सप्लायर को मैनेज कर लोगे, थोड़े दिन लेट दे देंगे, लेकिन बैंक का ये पैसा, बैंक का ब्याज का पैसा, आपकी गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ है उसका, और आपके साथ जो टीम जुड़ी है उनकी तनख्वाह, ये 3 चीज़ का स्ट्रेस जो होता है वो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। बिकॉज ग्रो करने के लिए बैंक लगेगी, गवर्नमेंट परेशान ना करे तो उनके टैक्स आपको देने पड़ेंगे, और जो टीम है वही टीम आपको जिताएगी। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि ना अनसर्टेनिटी है मेरे पास, क्योंकि उन्होंने बिजनेस इसलिए नहीं सिलेक्ट किया क्योंकि वो अनसर्टेनिटी नहीं चाहते थे, वो सर्टेनिटी चाहते थे, इसलिए जॉब में आए। अब आप उनको भी तनख्वाह टाइम पे नहीं दोगे तो उनकी भी लाइफ में अनसर्टेनिटी आएगी, तो बिजनेस में डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ द की। तो एवरी फेज़ में जब बिज़नेस नेक्स्ट छलांग लगाया, तो उस समय में नेक्स्ट छलांग मतलब आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। तो जब ज़्यादा बड़ा कुछ करेंगे तो आपके रिसोर्स छोटे हैं और चीज़ें बड़ी है, तो उस पॉइंट पे ये स्ट्रेसेस डेफिनेटली आते हैं। आपको 25 साल हो गए दीपक जी, जब आपने एकदम शुरू किया था तो आपके पास कितने पैसे थे? सर फॉर्चुनेटली फादर के हाथ से बिज़नेस आया था, तो एक ठीक ठाक बिज़नेस था, लेकिन हमने ना ग्रोथ बहुत एग्रेसिवली की। अगर मैं बताऊँ तो हमारी 80 लाख की CC हुआ करती थी बैंक की, जिसमें से हम 20 लाख यूज़ करते थे, क्योंकि बिज़नेस लगभग 6-7 साल एक ही टर्नओवर पे अटका था। 1994 से 2001 तक 8 ही करोड़ था, मतलब साल का 8 करोड़ का धंधा होता था, 80 लाख की CC थी, 20 लाख ही यूज़ होता था, और 8 ही करोड़ का बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं आता होगा, साल का 20, 25, 30, 40 लाख का प्रॉफिट आता होगा, तो बहुत ज़्यादा पीछे के एसेट्स भी नहीं थे। लेकिन जो हमने जर्नी चालू की 8 से, जब हम विद इन 5 ईयर्स 100 करोड़ पे पहुँचे, तो 8 से जब 100 करोड़ पे पहुँचे तो आपको स्टॉक में भी पैसा लगाना है, आपको इन्वेंट्री में, आपको फैक्ट्रीज़ में पैसा लगाना है, मशीनरीज़ में लगाना है, टीम हायर करना है। तो वहाँ पे ऐसा फीस आया कि 80 लाख तो यूज़ हो गया, विद इन अ ईयर वो 2 करोड़ की बैंक ने CC करी, विद इन 3 मंथ्स 2 करोड़ की 4 करोड़ करी। मतलब वो क्योंकि ग्रोथ इतने रफ्तार से हो रही थी कि फिर जब 4 करोड़ करी, उसके बाद बैंक बोली नहीं, अभी तो 2 महीने पहले की थी 2 से 4, अब और नहीं कर सकते। फिर किसी फ्रेंड से बोरो किया, किसी फैमिली मेम्बर से बोरो किया। तो वो एक फ़ेज़ रहा 2004 से 2008, जिसको बोलते हैं कहावत की बैग बोरो स्टील, जहाँ से मिल जाए वहाँ से लेके धंधे में लाओ। तो वो फेज़ रहा जहाँ पे काफ़ी जिसको बोल सकते हैं ना कि मशक्क़त करके 15-20 करोड़ रुपए रेस करके दोस्तों से, फैमिली से, बैंक से लेके इस बिज़नेस को 100 करोड़ तक पहुँचाया। तो ये जो आप कह रहे हो बैग बोरो स्टील, ये कैलकुलेटेड था आपका कि रिस्क था कि यार एक बार रिस्क लेना है मुझे? सर कैलकुलेटेड था मैं, लेकिन दुनिया के लिए रिस्क था बहुत बड़ा। मतलब मेरे फादर साहब की तो डेथ हो गई थी, बड़े पापा है, उनके कोई सन नहीं है, तो उनको एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि पिताजी के डेथ के बाद बेटा तो यही है, और इसने कुछ गड़बड़ कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे कि बड़े पापा ने संभाला नहीं। तो ऑलमोस्ट हर 10-15 दिन में उनको कहीं ना कहीं से फ़ोन जाता कि भाई दीपक ने ऐसा पैसा उठाया है, या यहाँ से पैसा लिया है, या ये है। तो उनका एक बहुत स्ट्रेस होता है, जो हम बोलते हैं ना परिवार के, जो आपको कुछ ऐसे भी स्ट्रेस खाते हैं या मारते हैं, जहाँ परिवार वाले फ़ोन करे, बेटा तू सही कर रहा है ना, मेरे को ऐसा फ़ोन आ रहा है ये। बट जब आप ड्राइवर सीट पे होते हो, तो आप ड्राइविंग कर रहे हो, तो आपको दिखता है कि हाँ नहीं, ये स्टेप्स तो सही है, और इस लॉजिकल स्टेप से आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो हमारे हिसाब से वो कैलकुलेटेड रिस्क था मेरे हिसाब से, और मेरे साथ जो कंपनी में CEO राजीव जी थे, हम एक कैलकुलेटेड रिस्क के तरफ ही चल रहे थे। लेकिन क्योंकि वो सडन जंप इतना बड़ा था कि कंपनी 20 लाख की CC लिमिट यूज़ करती थी और 20 करोड़ 3 साल में पहुँच गया, 4 साल में पहुँच गया लोन जो है, तो वो जो है दुनिया को देखने में लगता था कि कुछ तो बहुत कुछ कर लिया है, मतलब गलत जा रहा है। तो आपको जैसे एक होता है ना कि इसकी टांग खींचो, ये तुम गलत कर रहे हो, तुम कुछ और कर लो जी, ऐसे कहने वाले लोग भी थे? रहेंगे, घर में ही थे? घर में ही रहते हैं, बाहर रहते नहीं है। बाहर घर वालों को ज़्यादा क्लोजली दिखाई पड़ता है, तो ये घर से ही आता है, घर में रहते ही है। तो ये सिचुएशन आई थिंक ज़्यादा टफ होती, बाहर वालों से इंसान लड़ भी लेगा, हाँ, पर घर वालों के साथ एक तो होता है कि जैसे भाई है या बहन है, इनको अच्छी लाइफ देनी है, पर एक तरफ ये रिश्तेदार भी हैं जो कि कह रहे हैं अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कुछ और कर लो, नौकरी कर लो। ये क्या था ये कि टाइम थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। सर ये इमीडिएट फैमिली, इमीडिएट जो बड़े पापा बड़ी माँ या वहाँ से वो चैलेंज नहीं आता है, जो थोड़ी एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, वहाँ से वो चैलेंज आता है। बट अल्टीमेटली
2 बार आप 3 बार उनको एक्सप्लेन कर दो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी सवाल काफ़ी बार ख़त्म नहीं होते, तो उसके बाद एटलीस्ट हर व्यक्ति का रिस्पांस अलग होता है। मेरा रिस्पांस ये होता है, जिस चीज़ को मैं हैंडल कर सकता हूँ वो हैंडल कर लूँ, जिस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ उसको मैं सोचूं भी नहीं। तो मैं अपने उसको एक माइंड में एक कोना है उसमें पार्क कर देता हूँ और वापस ऊपर आने नहीं देता हूँ। तो मैं अपने आप को पार्क कर देता हूँ कि एक बड़ा प्यारी सीरेनिटी प्रेयर कहते हैं कि गॉड गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स दैट आई कैन चेंज। मतलब मुझे वो ताकत दो कि जिस चीज़ को मैं बदल सकता हूँ बदल दूँ। गिव मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट, कि वो मुझे अंदर वो भावना दो कि जिसको मैं बदल नहीं सकता उसको एक्सेप्ट करने की ताकत दे दो। और विजडम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि जिसको बदल, काफ़ी बार लोग उल्टा कर देते हैं, जिसको बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट, जिसको बदल सकते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसको बदल नहीं सकते उसके लिए लड़ाई करते रहते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस समझ लो। तो मेरे माइंड में है कि हाँ मैंने 2 बार समझा दिया, लेकिन वो व्यक्ति नेगेटिव ही बोलेंगे, नेगेटिव ही सोचेंगे, तो आप कितनी बार समझाओगे? ठीक है। रोना आता था आपको? रोया नहीं सर आज तक, रोया नहीं आज तक। अच्छा, फिर आपको आज ऐसा लगता है कि मैंने जवाब दे दिया उन लोगों को? सर उनके लिए जवाब देने के लिए किया ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को जैसे विराट कोहली को या रोहित शर्मा को जो क्रीज पे खड़े रह के मज़ा आता है ना, एक बिजनेसमैन को वो मज़ा आता है कि आप एक पॉइंट के बाद दर्शक के लिए खेल नहीं रहे हो, आप अपने लिए खेल रहे हो। तो मेरे लिए वो जवाब किसी के लिए है ही नहीं। एम आई एन्जॉइंग द गेम एंड आई एम एन्जॉइंग द गेम। ओके, यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें आपसे नोटिस करी कि भगवान मुझे वो करेज दो जिससे कि जो भी प्रॉब्लम आए मैं उसे पूरे साहस के साथ लड़ सकूं उससे। ये हनुमान जी कराते हैं। अच्छा। ठीक है, इसीलिए जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, उनको कुछ और नहीं मिलता, उनको साहस मिलता है, वो करेज मिलता है कि जो होगा देखा जाएगा, लड़ लेंगे, हम भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो ये हनुमान चालीसा से हमें ये मिलता है। दूसरी चीज़ आपने कही कि हाँ फ़र्क पड़ता है, ख़ास तौर पे जो घर परिवार वाले हैं उनकी बातों से, उनके उल्हानों से, उनके इससे हो नहीं पाएगा, ये फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क और उनकी सुननी नहीं है। ठीक है, आपको जब तक खेल में मज़ा आ रहा है आप खेलते रहिए। और ये होता है जो भी 5 मूलांक के लोग हैं, यानी जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, ये ऐसे ही होते हैं। इनके लिए जब चीज़ें स्मूथ चल रही होती तो ये परेशान होते हैं कि यार किक कहाँ है, वो रिस्क का, इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल आता है। ठीक है, तो ये 5, वो आपका भी 5 मूलांक, बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन का। और ये एक चीज़ और ख़ास बात होती है ना कि ये किसी एक चीज़ में नहीं दिमाग लगा के रखते हैं, ये सब जगह नज़र रखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है। इसलिए इनका जो सोच का दायरा है 5 मूलांक वालों का काफ़ी बड़ा होता है, जो कि इनको बिजनेस में एज देता है। ये बिजनेस का ही नंबर होता है 5। इंटरेस्टिंग, ये पता नहीं था। ये बुद्ध का अंक है, तो बुद्ध बिजनेस है। अच्छा, बुद्ध बुद्धि है, तो बुद्धिमान भी बहुत होते हैं लोग। और एक चीज़ मैंने देखी है कि 5 मूलांक वाले लोग कभी भी ज़्यादातर उस फील्ड में नहीं होते जिसकी इन्होंने पढ़ाई करी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिमाग बचपन से ही एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन वाला बन जाता है इनका। तो ये क्वालिटी, पॉलीमर इंजीनियर हूँ लेकिन पॉलीमरिंग किया ही नहीं मैंने, कुछ और ही कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनको है कि बहुत बड़ा कुछ करना है। और शायद एक चीज़ और है, मैं आप बताइएगा सही है या नहीं, इनको पैसों का लालच नहीं होता। हाँ। इनको होता है प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, कितना बड़ा मैंने बना दिया है, और कितना लोगों के लिए कितनी चीज़ें सिंप्लीफाई कर दी, लोगों का भला करने का बड़ा इनका मन होता है। ये 5 बिल्कुल ऐसा ही है आज तक। मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि इतना काम करता है, 16 घंटा भी काम करता है, कितना पैसा चाहिए? मतलब पैसे के लिए कर कौन रहा है? मतलब पैसे के लिए तो चाहिए नहीं, काम में मज़ा आ रहा है कि मुझे जो सवेरे उठ के फिर एक्साइटमेंट होती है, फिर जाना है, फिर करना है, दुनिया को बदलना है, तो वो जो इम्पैक्ट है उसी का मज़ा है। तो अगर आप दिन रात जागने के लिए तैयार हो, अपनी नींद को हराम करने के लिए तैयार हो, आलस छोड़ने के लिए तैयार हो, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी वो सुनने के लिए तैयार हो, खूब सारा स्ट्रेस लेने के लिए तैयार हो, तो आप बिजनेस के लिए तैयार हो, तो आप व्यापार कर सकते हो। चलिए, अब तो ये अनसर्टेनिटी चाहिए लाइफ में। अनसर्टेनिटी के लिए तैयार नहीं है तो नौकरी है। ओके, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार हो कि सारे गुडी डे नहीं जाएंगे, हो सकता है कि कई महीनों तक पैसा ना मिले आपको, उसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। तो क्या आप ये सजेस्ट करोगे कि इंसान को जीरो से शुरू करना चाहिए या पहले थोड़ा पैसे बचा लेनी चाहिए फिर शुरू करना चाहिए? हाँ, दोनों ही चीज़ है, अलग अलग होती है। काफ़ी बार आपको जब सर्टेनिटी में रहने की आदत हो जाती है तो अनसर्टेनिटी में जाने के लिए मुश्किल भी होती है। तो और जितने आप यंग हो उतना आप रिस्क के लिए थोड़े और ओपन हो शायद से। जैसे अगर आज हम परिवार में भारत में रहते हैं, खास करके जो अभी भी जॉइंट फैमिलीज़ है, तो फादर अभी भी सैलरी कमा रहे तो वहाँ से घर चल जा रहा है। तो अगर किसी ने ज़िंदगी में एम बड़ा है एंटरप्रेन्योर का, तो फिर ज़ीरो से शुरुआत कर ले। मतलब फिर 2 साल 4 साल सर्टेनिटी में जाए, फिर अनसर्टेनिटी में जाए ना, फिर अनसर्टेनिटी से ही स्टार्ट कर ले तो बेहतर है। आप जॉइंट फैमिली में रहते थे? हाँ, जॉइंट फैमिली में रहते थे। क्या स्ट्रगल्स होते हैं जॉइंट फैमिली के? सर मुझे तो बेनिफिट्स ही दिखे।
जॉइंट फैमिली में खास करके एक ही चीज़ जो स्ट्रगल है कि पीपल हैव मल्टीपल डिमेंशन, मल्टीपल थिंकिंग, जो लोगों को स्ट्रगल लगता है। बट मुझे वो अच्छा लगता है क्योंकि हम अगर भारत का जो मूल को समझे तो हम अनेकांतवाद से आते हैं कि एक सेम चीज़ को देखने के मल्टीपल डिमेंशंस हो सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को समझते हैं तो फिर आपको स्ट्रगल नहीं लगता। स्ट्रगल इसलिए लगता है कि अगर आप एकांतवाद के दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं तो आपको दूसरे दृष्टिकोण गलत लगने लगते हैं और वहाँ से स्ट्रगल होता है कि उन्होंने वैसा बोल दिया, इन्होंने ऐसा बोल दिया, इन्होंने ऐसे कर दिया। फैमिली में वही होता है। बट अगर आप अनेकांतवाद के व्यक्ति हो, जो मैं हूँ, तो मुझे कोई भी कुछ कहता है तो मुझे बोलता है हाँ ये भी तो एक डायमेंशन था जो मैंने सोचा नहीं, ये भी तो एक पर्सपेक्टिव था जो मेरे ध्यान में नहीं आया। तो अगर आप अनेकांतवाद हो तो स्ट्रगल फिर जॉइंट फैमिली में नहीं है। सो आपने जॉइंट फैमिली को देखने का नज़रिया बदला कई सारे लोगों का, कि यहाँ पे आपकी सोच का दायरा बढ़ सकता है। बिल्कुल। ओके, ठीक है। अब बात आते हैं कि आपने वैसे बताया इस बात को कि जिस चीज़ का थोड़ा बहुत आपको अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, वो चीज़ करनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा रिफ्रेम करके ऐसे पूछूंगा आपसे कि हमारी फैमिली का कोई बिजनेस है, लेट्स सपोज, ठीक है, परिवार का एक बिजनेस चलता है। तो आजकल कई सारे लोग ऐसे हैं कि ठीक है पापा कर रहे हैं, भैया कर रहे हैं, मैं अपना पैशन फॉलो करूँगा। या फिर अब देखिए दो चीज़ होगी, मैं अपना पैशन फॉलो करूँगा या फिर मैं अपने फैमिली बिजनेस में चला जाऊँ। आप क्या कहोगी आमतौर पे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सर, अगर ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस में ही जाना बेहतर लगता है मुझे। उसका सिंपल एक कारण है कि 100 में से 98 बिजनेस फेल होते हैं, 2 ही बिजनेस सक्सेसफुल हो पाते हैं। और उसके अपने कारण है, अपने चैलेंजेस। बट ये पूरे दुनिया का एक अगर आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे या टोटल निकालेंगे तो 2 ही सक्सेस होते हैं और 98 फेल हो जाते हैं एवरी 100 बिजनेस में। तो अगर आपका परिवार एक पीढ़ी 2 पीढ़ी से करके एक बिज़नेस को एक लेवल तक लेके आया है तो उन्होंने वो जो 98 फेल होते हैं उसमें से 90 जो है वो पहले 3 साल में ही बंद हो जाते हैं। 8 थोड़े और आगे तक चलते हैं, लेकिन 90 तो पहले 3 साल में ही बंद हो जाते हैं। अगर किसी का फैमिली बिजनेस एक पीढ़ी 2 पीढ़ी चल के एक लेवल तक आया है तो उसको ही बिल्ड करना चाहिए। बिजनेस के 3 ही कारण चीज़ें होती है। क्या आप किसी के लिए कोई चीज़ बेहतर कर रहे हैं, क्या आप कोई किसी के लिए फास्टर कर रहे हैं, या कोई चीज़ किसी के लिए चीपर कर रहे हैं। यही 3 चीज़ के बिजनेस होते हैं। इज़ इट गेटिंग बेटर, इट इज़ मेकिंग फास्टर, इट इज़ बिकमिंग चीपर। तो आप अपना दिमाग लगाए कि मेरा फैमिली बिजनेस है, इसको मैं लेके किसी के लिए लाइफ को बेटर कर सकता हूँ, फास्टर कर सकता हूँ, चीपर कर सकता हूँ। ये 3 चीज़ में दिमाग लगाएंगे तो आप अपने ही बिजनेस का वैल्यू मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं। ओके, सो बहुत छोटे से बात करते हैं क्योंकि आप भी उसी बैकग्राउंड से आए हैं। आप लाइम जूस बनाते थे, आपके फादर वो मिलिट्री के लिए, और फिर आप अचार में आ गए। ये एक ऐसी चीज़ है जो डे टू डे लाइफ में आंखों में दिखती है, पर इससे आउट ऑफ बिजनेस बनाना, ये शायद आपको फ़ायदा मिला कि पिताजी वो फूड इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग FMCG कह सकना है, अब मैं इसको बहुत फैला दूंगा, मैं इसको पैकेज कर दूंगा, मैं इसको ऑटोमेट कर दूंगा। ये नई पीढ़ी का काम था जो कि आपने किया। अब आपकी पीढ़ी आएगी वो शायद इससे और बड़ा कुछ काम करे, ठीक है। सो ये एक फ़ायदा होता है फैमिली बिजनेस में, जो तो आपके अनुसार लोगों को फैमिली बिजनेस करना ही चाहिए। उसमें काफ़ी बार एक चैलेंज क्या होता है, खास करके इंडियन फैमिली में एक और चैलेंज है। आपने पूछा तो मेरे साथ वो चैलेंज नहीं इसलिए भी रहा शायद से क्योंकि बड़े पापा कभी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं थे, वो फार्मर थे, और मैं जब एंटर किया तो मेरे फादर साहब की डेथ हो चुकी थी। लेकिन काफ़ी बार फैमिली में एक जेन्युइन इंडिया में प्रॉब्लम होता है कि फादर अगर पहली पीढ़ी अलाइव है ना तो अगली पीढ़ी को वो फ्रीडम नहीं देती। इसलिए काफ़ी बार अगली पीढ़ी जो बोलती है ना कि मैं अपना कुछ करूँगा, क्योंकि वो शायद से 1-2 साल मेहनत कोशिश करता है अपने बिजनेस में, लेकिन हर चीज़ के लिए टोका जाता है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन से आदमी बोलता ना मुझे वो हर दिन का टोका टोकी नहीं चाहिए, मैं खुद करूँगा, राइट। तो ये भी शायद से एक इंडियन फैमिली में है, और उसके भी अपने रीजंस है, क्योंकि जिन्होंने वो बिज़नेस वहाँ तक बिल्ड किया है उन्होंने देखा है कि कितनी चीज़ें गलत जा सकती है। तो बिफोर माई सन अंडरस्टैंड्स द बिजनेस कम्प्लीटली, वो 1 का 10 ना करने जाए, वो 1 का 1.25 ही करे, 1.25 का 1.5 ही करे। और जो नई जनरेशन होती है उसके अंदर वो एनर्जी होती है, उसको सीधा 1 का 10 ही दिखा देता है, 1 का 1.25 नहीं दिखाई देता है। और इसके कारण थोड़ा एक फ्रिक्शन फैमिली में होता है। तो इसको अगर परिवार डिस्कस कर ले कि भाई मैं फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तुम क्या चाह रहे हो, ऐसा क्यों चाह रहे हो, वो कर लेना, तो सर फैमिली बिजनेस से बेटर और कोई ऑप्शन नहीं है। और इवन आप देखोगे इंडिया में भी जो बड़े बड़े बिजनेस है कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड ही है। टाटा को देख लीजिए, वर्ल्ड वाइड देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, हाँ वर्ल्ड वाइड रॉकफेलर फैमिली है आपकी, ठीक है। तो एक फैमिली बिजनेस का ये भी एडवांटेज आपका होता है कि आई थिंक ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो कि सोलो ओप्रेन्योर्स जो होते हैं उनको आती है, ट्रस्ट।
विश्वास, विश्वास, ठीक है, कि आपके घर के लोग ही आसपास हैं, ठीक है, उन पे आप विश्वास कर सकते हो कि यार ये लोग घपला नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे, और ये अपना ही इन्हीं का ही है एक्चुअली, तो ये अपना मान के काम करेंगे, तो ये एक एज होती है आपकी फैमिली बिजनेस में। नाइस, ये बड़ा अच्छा लगा। आपने बीच में बोला कि 100 में से 98 बिजनेस फेल हो जाते हैं जी। 90 तो 3 साल में फेल हो जाएंगे, बाकी के 8 जो बचे वो 5 साल में फेल हो जाएंगे, और फिर 2 ही निकल कर आएंगे। ये वो डर है जो लोगों के मन में होता है कि कहीं मैं भी तो फेल नहीं हो जाऊंगा। तो वो टॉप रीजंस क्या होते हैं कि कोई बिजनेस फेल हो जाता है? सर सबसे पहला रीज़न क्या है कि अभी हम अगर स्टार्टअप की वर्ल्ड की बात करें और पास्ट की वर्ल्ड की बात करें, तो पास्ट का वर्ल्ड में ना बिजनेस मोर और लेस पहले लोग ट्रेडिंग से चालू करते थे कि किसी चीज़ की ट्रेडिंग कर ली, ट्रेडिंग से पैसा कमा लिया करके, फिर उसके बाद एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, स्टेप बाय स्टेप वैसा होता था। बट रीज़न फेलियर के मेरे ख्याल से 3-4 ही होते हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपने जितनी पूंजी बिजनेस में लगेगी और जितना टाइम सस्टेन करने के लिए लगेगा उतनी पूंजी लेके ही नहीं आए। क्योंकि एवरी बिजनेस इज़ अबाउट रिसोर्स अलोकेशन, रिसोर्स ऑफ ह्यूमन, रिसोर्स ऑफ मनी, रिसोर्स ऑफ वेरियस थिंग्स। तो रिसोर्स आपके पास लिमिटेड था, आपकी इच्छाएं बड़ी थी और आपने अपने रिसोर्स के एलोकेशन गलत कर दिए। मतलब आज भी मैं काफ़ी एंटरप्रेन्योर से, बिकॉज मैं एक लेवल तक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो काफ़ी एंटरप्रेन्योर मुझे रीच करते हैं। तो सर पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, तो क्यों चाहिए? सर फैक्ट्री लगानी है, तो आपको 1.5 करोड़ रुपया रेस करना है, उसमें से 1 करोड़ रुपया तो फैक्ट्री में लगा दोगे, तो फिर 50 लाख ही बचा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और अगर प्रोडक्ट फेल होने या सक्सेस होने में 1 साल ज़्यादा लग गया तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो उसकी सोच ही नहीं होती, मेरे को पहले फैक्ट्री लगानी है। क्या मैं ये माल किसी और से बनवा लूँ? नहीं, मेरी आइडिया कॉपी हो जाएगी, तो मेरे को खुद ही लगानी है। तो ये सब चीज़ों के कारण मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीज़न ऑफ फेलियर इज़ रॉन्ग रिसोर्स अलोकेशन। आपके पैसे वहाँ लग जाते हैं जहाँ नहीं लगने चाहिए, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पैसे ही नहीं बचते, एंड वहीं स्ट्रगल से बिजनेस फेल होता है। दैट्स 1। सेकेंड, लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। एक होता है कि आदत बदलना लोगों की, और एक होता है इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट करना। काफ़ी बार पूरी दुनिया एक पूरे तरीके से 360 डिग्री आदत बदलने की कोशिश करती है। उस आदत बदलने के लिए बहुत समय लगता है, अगेन 4 साल 5 साल लगेंगे। तो क्या मेरे पास सस्टेन करने का समय है, या मैं इंक्रीमेंटल इम्प्रूव, क्योंकि मैं सारी मिस्टेक खुद करके आया हूँ, राइट। जिम इंडस्ट्री मैंने किया, तो हमने बोला नहीं ऐसा आज तक इंडस्ट्री चल रहा है, लेकिन ये टेक्निकली राइट नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो हमने सारा 360 डिग्री ऑपोजिट करने के लिए, और बर्न ही बर्न हुआ जा रहा है, पैसा जाया जा रहा है। फॉर्चुनेटली मेरे पास पीछे से मेन बिजनेस का पैसा था, तो हम सस्टेन कर गए। बट जब वो रियलाइज़ हुआ 1-1.5-2 साल बाद, ना ये दिशा ही गलत है, सारा बदलाव, मतलब वो पुरानी ऐड आती हमारे, हम जब बचपन में थे कि लक्ष्मण सिलवेनिया सारे घर के सारे बल्ब बदल डालूंगा, तो सारे बदलने की कोशिश करते हैं। सारे नहीं बदलना है, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। इफ़ आपको सब कुछ चेंज करना है, देन यू हैव टू बी श्योर कि मेरे पास उतना पीछे से फंडिंग का, रिसोर्स का बैकअप है। दैट्स 1। सेकेंड, एक और बड़ा चेंज है कि एज अ एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी एक और चैलेंज होती है कि सारी चीज़ मैं ही करूँगा। वो भी एक रीज़न फेलियर का होता है कि आपको बड़ा होना है, तो आप एक बिजनेस इज़ नॉट वन मैन स्पोर्ट। बैडमिंटन नहीं है जो आप अकेले खेल रहे हो, बिजनेस इज़ अ टीम स्पोर्ट, फुटबॉल की तरह है जहाँ 11 लोग खेल रहे हैं। तो आपको हर एक का रोल्स डिफाइन करके उनको वो फ्रीडम देने की ज़रूरत है। आज के डेट में एटलीस्ट स्टार्टअप यंग कल्चर में ये एटलीस्ट आ गया है कि लोग वो फ्रीडम देने के लिए राजी है, अपना इक्विटी स्टेक देने के लिए राजी है, ईसॉप देने के लिए राजी है, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि आप एक फ्रीडम ऑफ एग्जीक्यूशन, फ्रीडम ऑफ थॉट प्रोसेसेस को लाने के राजी। पुराने ज़माने में एक ये भी बड़ा चैलेंज होता था कि वो फ्रीडम मिसिंग था। एंड थर्ड, मैंने बोला कि आप इतना बड़ा एक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके लिए पीछे सपोर्ट फंडिंग का नहीं है, तो वहाँ से भी फेल होता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आपको अगर बिज़नेस करना है तो आपको फाइनेंस की समझ होनी चाहिए। आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो या नहीं, उससे मतलब नहीं है। आपको फाइनेंस कैसे काम करता है, टैक्स कैसे काम करते हैं, कैश फ्लो क्या होता है, ये सारे वर्ड्स कई सारे होते हैं इसमें, ये आपको समझ होनी ही चाहिए। नहीं तो आप पैसा गलत खर्च कर दोगे, जिस वजह से एक दिन क्रंच आ जाएगा, फिर आप वेंडर्स के पैसे नहीं दे पाओगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दे पाओगे, और फिर कोलैप्स हो जाओगे। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है किसी भी बिजनेस के डाउन होने का। दूसरा, आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट अगर ऐसा करना है कि लोगों की हैबिट बदलनी है। जैसे फॉर मी एस्ट्रोलॉजी लोगों को पहले से पता थी, पहले से विश्वास करते थे, तो इस पर काम करना या समझाना, एजुकेट करना लोगों के लिए आसान है, इजी है। पर अगर मैं कहूँ कि नहीं, एक मैं तिगड़म ज्योतिष लेकर आया हूँ जो कि अब ये सब गलत है, ये मेरी नई बात सुनो, दिस विल बी टफ, ठीक है। और इसके लिए
या तो आपके पास दबा के इन्वेस्टर का पैसा, जैसे जो काम जोमेटो ने किया, जो काम उबर ने किया, जो काम ओला ने किया, कि आपकी हैबिट बदल रहे थे, ठीक है, और हैबिट बदलने में अच्छा खासा पैसा जाता है, तो अनलेस अनटिल यू हैव बिग पॉकेट्स, इसमें नहीं जाना चाहिए आपको। इसमें आई थिंक लीगल भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको लीगल की भी समझ होनी चाहिए अपने बिजनेस में। हाँ, लीगल की समझ तो होनी चाहिए, या आज के डेट में एटलीस्ट लीगल के लिए आपको कंपनी सेक्रेटरी है, लॉयर्स है, जो आपको एटलीस्ट वो एक ढांचे में बांध देंगे। उसकी कॉम्प्लिकेशंस इतनी बड़ी नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप कुछ ऐसे फील्ड में जा रहे हो जो कॉम्प्लेक्स फील्ड है। जैसे गेमिंग एक इंडस्ट्री है जो अभी बंद हो गई इंडिया में, पूरा सब कुछ फैंटेसी गेमिंग को बंद कर दिया। तो वहाँ पे पहले भी वो ऑन द बॉर्डर ही था कि अभी बंद हो जाएगा या ये गलत हो रहा है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे लीगल की समझ ज़्यादा चाहिए, बाकी जगह लीगल कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे, बट डे टू डे फाइनेंस में डिसीजंस राइट रह रहा हूँ, रॉन्ग ले रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ दी, मैं हमेशा एक आध पॉडकास्ट में और पहले भी कहा हूँ, मेरी जो लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग है, और इसलिए मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़ भी रहा हूँ, कि मैं शायद से बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड क्या करूँगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू ऐड यही करूँगा कि आप जब ऊपर जाते हैं तो एक एक सीढ़ी जाते हैं, आप जब नीचे आते हैं तो लिफ्ट से एक फ्लोर नीचे आते हैं। तो रॉन्ग डिसीजन आपको 2 साल पीछे रह जाते हैं, राइट डिसीजन आपको सिर्फ 1 महीना आगे लेके जाते हैं। तो रॉन्ग डिसीजंस नहीं लेना ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, एंड वहाँ मेंटर्स का रोल आता है, या वहाँ एक गाइडेंस का रोल आता है, जो मैं अपने लाइफ में अपने आप को, जो क्योंकि मैं ज़िंदगी में 2000 रॉन्ग डिसीजंस लेके आ गया हूँ, तो रॉन्ग डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगा दिया, वो रॉन्ग डिसीजन है। तो ऐसे काफ़ी रॉन्ग डिसीजंस जो है अगर अवॉइड करे व्यक्ति, तो जिम वाले को आप रॉन्ग डिसीजन मानोगे? जिम वाले की जो हमने स्ट्रैटेजी किया था, कहानी थोड़ी सी एक्सप्लेन जिम का सर देखो, हमने ओरिजिनली सोचा कि एक छोटा जिम चालू करेंगे 3000 स्क्वायर फीट का। अल्टीमेटली हमने 8000 स्क्वायर फीट का ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे लिए पहली बार इंडस्ट्री थी। तो मेरा 1.5-2 करोड़ का 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए था, उसकी जगह हमने सीधा 3-4 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से कर लिया। सबसे पहले तो पैसे वहाँ लग गए। दूसरा, हमने देखा काफ़ी जिम में कि पर्सनल ट्रेनिंग जो है, मेंबर्स को ऐसा जिम में आता है तो उसमें जिम पर्सनल ट्रेनिंग बेचते रहता है, राइट। तो हमने बोला हम पर्सनल ट्रेनिंग एक मेंबर्स पे थोपेंगे नहीं, राइट। जो मेंबर मांगेगा उसको ही देंगे। तो एक जिम का बहुत बड़ा रेवेन्यू पर्सनल ट्रेनिंग का होता है, जो हमने ये हुआ। तीसरा होता है कि हम इतना अच्छा जिम बना लिए, बहुत अच्छा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, तो नॉर्मली यहाँ पे जिम 18,000 में मेंबरशिप बेच रहे हैं, तो अब हम 30,000 में बेचेंगे। तो हमने अपने एक सबसे बड़ा जैसे चैलेंज है कि जिम में 90% कस्टमर 1 किलोमीटर के रेडियस से ही आता है, बिकॉज इंडिया में ट्रैफिक का टेंशन होता है। तो जब आप 30,000 की कर दोगे, मैं पूना के मार्केट की बात कर रहा हूँ, दिल्ली का प्राइस अलग होगा, बट मैं 2014 में पूना में एवरेज जिम की मेंबरशिप 10,000-12,000 होती थी, हमने 30,000 रखा। तो 30,000 है तो आपका रेडियस ऑफ स्पैन जो है वो लगभग 1 किलोमीटर के 6 किलोमीटर हो गया, क्योंकि उतने मेंबर्स लगेंगे आपको 8,000 स्क्वायर फीट के जिम में। तो शायद से उतने मेंबर्स आएंगे ही नहीं। तो आपने लेकिन खर्चा जिम में 4 करोड़ का कर लिया, तो अब आपको 30,000 भी चाहिए। तो आप अपने उस डिसीजन को अब राइट प्रूव करने के लिए होल्ड करे जा रहे हो, 4था महीना 5वां महीना नहीं 30,000 में आएंगे, 8 हम और उस इन्वेस्टमेंट के पीछे और इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, बताने के लिए कि जिम बहुत हाई हैप है, ये है वो है। तो आपका एक रॉन्ग डिसीजन है, उसी को प्रूव करने के लिए और रॉन्ग डिसीजन लिए जा रहे हो और इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हो। तो ये सारे एक पर्सनल ट्रेनिंग से पैसा कमाया जा सकता था, लेकिन हम उसको सेल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बोले कि हम अपने आपको पर्सनल ट्रेनिंग को थोपना नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप लेते। आज हमने फिर उसके बाद ये सब चीज़ को रिवर्स किया, मेंबरशिप फ़ीस को 18-20 हज़ार पे लाया, हमने पर्सनल ट्रेनिंग को थोड़ा थोड़ा सेल करना चालू किया। करते करते आज वी आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस जिम। आज 4 आउटलेट्स और हो गए, 10 आउटलेट्स का और फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट साइनिंग में है। तो इज़ इट प्रॉफिटेबल? इट्स प्रॉफिटेबल नाउ। ओके, सो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं इसको कि आपकी जो राइट डिसीजन लेने की समझ है वो रॉन्ग डिसीजन से ही आएगी जी, ठीक है। पर वो रॉन्ग डिसीजंस कितने छोटे होंगे, आपको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इस पे आपका ध्यान होना। बिल्कुल, क्योंकि इस जर्नी में, बिजनेस की जर्नी में गलत फैसले होंगे ठीक है। क्योंकि मैनी ऑफ द टाइम आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देख रहे होते हो, पर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ रहे होते हो। आपको मार्केट को समझना है, वो चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं इस चीज़ को। आई थिंक कल्ट फिट वालों ने इसको समझा है, ठीक है। एनी टाइम फिटनेस वालों ने भी, उनकी आज 25,000 की आई थिंक उनकी एनुअल मेंबरशिप है इनकी, उन्होंने इस चीज़ को समझा है, वो भी कर रहे हैं, और आपने भी उसको समझ के करेक्ट कर लिया। अब आपके केस में बस अलग ये है कि आपके पास था उतना जलाने के लिए, ठीक है, पर बहुतों के पास नहीं होता है। तो वही फिर से आ गया एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस, कि मैं इसको संभाल पाऊंगा नहीं होगा। लीगल तो एक इशू होता है, पर उसके लिए यू कैन हायर, पर फाइनेंस की समझ खुद भी होनी चाहिए। हाँ, मतलब वो तो क्लियर है। और एक एंटरप्रेन्योर का फाइनेंस का तो समझ थोड़ा एक और पॉइंट, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि बस ये कर लिया और हो जाएगा। वो जो है ना, विशेष वेयर हॉर्सेस,
वो वाली लोगों की, काफ़ी लोगों की, मेरे को तो अभी ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो 10 में से तो 3 लोग ऐसे मिलते हैं कि सर बस मेरे पास तो एक ज़बरदस्त आइडिया है और मैं ये करूँगा और ऐसा हो जाएगा। तो और क्या करना है, तो मुझे अगले 10 साल में 5,000 करोड़ का बिजनेस करना है। तो मैं एक इस जर्नी से आया हूँ। ऐसा नहीं कि 10 साल में 5,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा नहीं किया जा सकता है, लेकिन कितना पैसा सर, मुझे बस 50,000 रुपये आपसे कंपनी रजिस्टर करने के लिए चाहिए, 1 लाख रुपये, बाकी मैं कर लूँगा। तो वो जो सोच है, तो वहाँ पे भी एक थॉट मुझे लगता है कि यार इंक्रीमेंटल थिंकिंग इज़ ऑल्सो मैनी अ टाइम्स मिसिंग। जो आप डिसप्रोपोर्शनेट थिंकिंग करो, दैट्स अ गुड थिंग टू हैव, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार आप पहले एक लेवल तक बिजनेस ले जाओ, जैसे हम आज हर बिजनेस को सस्टेन, अब यहाँ से उसको 100 गुना किया जा सकता है, बट पहले सस्टेन करना इम्पॉर्टेंट होता है। वो एस्पेक्ट भी मिसिंग है, और वो सस्टेन के लिए फाइनेंस की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जान है तो जहान है। मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा तो मैं दुनिया बदल ही दूंगा, बदलना ही है, बट पहले एक लेवल तक पहुँचना है, दैट इज़ मिसिंग। ओके, सो फाइनेंस है, लीगल है, देन आपने कहा कि उन फील्ड्स में मत जाओ जिस पे आज नहीं तो कल गवर्नमेंट कोई बैन लगा सकती है, ठीक है, क्योंकि आपका सारा बना बनाया एक रातों रात खत्म हो जाएगा, तो इस फील्ड में जाने से थोड़ा बचना चाहिए। एक उसमें भी मत जाओ किसी की पूरी आदत बदलनी है, अगर बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा फंडिंग नहीं है, किसी की पूरी आदत हैबिट बदलनी, उसमें भी नहीं जाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपने बोला कि भैया सब कर लोगे, टीम की अगर अच्छी है आपकी, तो वो ऑटोमेट बना सकती है, आपके एफर्ट कम करेगी, ताकि आप नई चीज़ें सोच पाओ, वो वक्त आपको मिलेगा, वो फ्रीडम आपको मिलेगी। जैसे आप हैं, अब आपके पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम होगी, तो अब आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, आप कहीं जा सकते हैं, नहीं तो आप सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये 4 पिलर में आप कह सकते हैं कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो इसको ध्यान रखिए। तो एक बिजनेसमैन लीगल का भी थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होता है, फाइनेंस का भी एक्सपर्ट होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का भी एक्सपर्ट है, ह्यूमन रिसोर्स का भी, टीम बिल्डर भी एक होता है। तो काफ़ी सारी क्वालिटीज़ मिलकर एक अच्छा व्यापारी या बिजनेसमैन बनाती है। नाइस। तो जर्नी है तो टफ, पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, इससे बेटर इंटरेस्टिंग कुछ है ही नहीं लाइफ में। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन का, हम जो पैदा हुए हैं ना, तो पैदा का एंड एक ही है कि हमको दुनिया में कहानियाँ इतनी, हमारे जाने बाद लोग हमारी कहानियाँ सुनाएं, उससे बड़ा कोई और सुख है नहीं। ऐसा नहीं कि इतिहास में कोई हमको याद रखे, तो वो तो कोई किसी को याद नहीं रख पाया है, बट हैव यू गॉट इनफ स्टोरीज टू टेल टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन, एंड हैव यू गिवन इनफ स्टोरीज टू टेल टू द वर्ल्ड, कि आपके बारे में लोग बात करें। उससे बड़ा तो कोई हैप्पीनेस नहीं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मान लीजिए आपको अपनी कहानी 3 लाइन में सुनानी हो, तो आप कैसे सुनाएंगे कि लोग कैसे देखें दीपक सांघवी को? सब मेरे लाइफ में ना सबसे बड़ा अगर सुख है तो 2 है, कि क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएटिंग इम्पैक्ट, जहाँ पे इम्पैक्ट महसूस हुआ लोगों को। तो उसके अंदर मेरी एक एस्पेक्ट है ओरिजिनलिटी। मैं कुछ हमेशा ओरिजिनलिटी के साथ ही लेके आता हूँ। तो हाँ यार, डिफरेंट था। मतलब जैसे आज हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो शायद से मुझसे बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा व्यापारी है, बट मैं एक ऐसी स्टोरी टेलिंग करना चाह रहा हूँ या बात कर रहा हूँ जहाँ लोग मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे, बड़ा कुछ सोचना चाहेंगे। तो अगर मुझे लोग सोचे, तो ये ऐसा व्यक्ति था जिसने लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट किया, लोगों के साथ खड़ा रहा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, बिजनेसेस क्रिएट किए। और वो शायद से बिजनेस पूरा मेरा हो नहीं, मेरा 2%, 5%, 15% स्टेक हो, लेकिन एक थॉट जो आज चल रहा है माइंड में कि मुझे अगले 10 साल में 100 करोड़ के 100 धंधे खड़े करने हैं 100 एंटरप्रेन्योर्स के साथ। ये आप आज सोचते हो? ये आज सोचता हूँ। आज की सोच क्या है? सोच समय, मैं बोलता हूँ आइडियाज़ नेवर कम आउट फुल्ली फॉर्म्ड, एज यू इमर्ज इवॉल्व, आइडियाज़ भी इवॉल्व होती है। तो आज से 10 साल पहले था कि मैं एक लॉन्च सक्सेसफुल कर लूँ, उसके बाद था एक और बिज़नेस सक्सेसफुल कर लूँ, एक उसके बाद कुछ और हुआ। आज अगर सोचूं तो हाँ, मैं क्या करना चाहूँगा, तो 100 एंटरप्रेन्योर्स के साथ 100 बिज़नेस 100 करोड़ के अगले 10 साल में खड़े। क्या बात, बहुत बहुत अच्छा। दीपक जी, आपके पास तो चलो 8 करोड़ का एक बिज़नेस आया था सालाना, ठीक है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 8 रुपए का भी बिज़नेस नहीं है, हाँ। ठीक है। वो शायद उनके पास उतने टूल्स भी नहीं हैं, एजुकेशन भी नहीं है। क्या बिज़नेस वही कर सकता है जिसने MBA किया हुआ है, या जो एजुकेटेड है, जिसको बिज़नेस सेंस है, पापा से मिला, भैया से मिला, क्या उसके लिए बिज़नेस है, या फिर बिज़नेस कोई भी कर सकता है? बिज़नेस कोई भी कर सकता है। बिज़नेस वो कर सकता है जिसके अंदर भूख है। सबसे पहले, बिना भूख के तो कर ही नहीं सकता। और भूख से एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी आई जाती है कि मुझे कुछ प्रूफ करना है। मैं सब हारने के लिए राजी हूँ, लेकिन मुझे प्रूफ करना है। तो उसमें एजुकेशन, और मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल बिजनेसेस अगर आप देखेंगे तो
इंडिया का बिगेस्ट बिजनेस की अगर हम रिलायंस की भी बात कर ले या बहुत सारे पास के बिजनेस की बात करूँ, तो एजुकेशन वॉज नॉट दी फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट वॉज द फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस। कि मुझे कुछ अगर हम गुरु मूवी देखते हैं जिसमें धीरूभाई की स्टोरी है, तो मुझे ये केला सिल्क लेना है, इतने रुपए का आता है, इतना मार्जिन है, मुनाफा लेना है, और जो जो दरवाजे बंद है वो सब दरवाजों को खोल के अपना रास्ता बनाना है, राइट। तो मैं रास्ता बनाऊंगा, मुझे वो रुपया का 2 रुपया बनाना है, वो भूख है मेरे अंदर, वही ज़रूरी है। एजुकेशन शायद से हेल्प करेगा, फॉर श्योर हेल्प करेगा, बिकॉज एजुकेशन मेरा मानना है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बिल्ड करता है। एनालिटिकल थिंकिंग, ऐसा नहीं कि आपको साइन थीटा कॉस थीटा काम में आएगा, लेकिन आपने उनको यूज़ किया है तो आपके एनालिटिकल थिंकिंग की इफ़ दिस इज़ द एक्शन व्हाट इज़ द गोइंग टू बी द रिएक्शन, वो आपको एक हेल्प करता है। बट वो लाइफ के एक्सपीरियंस भी आपको करते हैं, तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट बट नॉट नेसेसरी। कुछ इंडियन बिजनेसेस जिसको आप एडमायर करते हो? सर, रिलायंस तो हम सभी एडमायर करते हैं, एंड बिकॉज व्हाट दे हैव बीन एबल टू डू इज़ ऑन ग्लोबल स्केल। अगर हम पेट्रोलियम की बात करेंगे तो ग्लोबल स्केल की बात करेंगे, अगर हम जियो की बात करेंगे तो ग्लोबल स्केल की बात करेंगे। तो ग्लोबल स्केल पे एंड स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन जो है कि आप इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी आप एक नया प्रोजेक्ट ग्लोबल स्केल का रहते हैं और उसको स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन से सक्सेसफुल करा लेते हैं। अभी मतलब अगर हम शॉपिंग में जाएंगे तो आप को मालूम है इंटरनेशनल ब्रांड्स है, लेकिन आप जाओगे सिफोरा की शॉपिंग करेंगे जो ये है, बिल रिलायंस का ही आता है। अगर आप स्टीव मेडन का शॉपिंग करेंगे तो बिल रिलायंस का ही आता है। मतलब ये सारी की फ्रेंचाइजी, आप प्रेटा मैगर जाएंगे खाएंगे तो बिल रिलायंस। मतलब हर बिज़नेस में कहीं ना कहीं आज इंडिया में रिटेल बूम हो रही है, इंटरनेशनल ब्रांड आ रहे हैं, तो वहाँ भी वो है। तो वो जो सोच कि मुझे इसका हिस्सा बनना है और इस स्केल पे बनना है और उसको एग्जीक्यूट करके दिखाना, तो दैट इज़ द मोस्ट एडमायरिंग पार्ट अगर हम बिग इंडियन स्केल बिजनेस को बात करें। डिस्ट्रप्शन की बात करें तो आई एडमायर व्हाट जोमेटो इज़ एबल टू डू। देर आर मोर बिजनेसेस, बट जो कॉल ले पाते हैं, जिस प्रकार से उसको ऑन स्केल एग्जीक्यूट कर पाते हैं, हमको सबको जोमेटो का एक पार्ट ऑफ द बिज़नेस पता है जो है डिलीवरी बिजनेस, जो हम फूड ऑर्डर करते हैं। लोगों को ब्लिंकिट भी पता है, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना है हाइपर प्योर। हाइपर प्योर का टर्नओवर उनके डिलीवरी बिजनेस से बड़ा है। हाइपर प्योर इज़ वही रेस्टोरेंट से जिनसे वो माल लेके कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उन्हीं रेस्टोरेंट को जो सामग्री चाहिए, मसाले चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, वो जोमेटो ही प्रोवाइड करता है। अब वो हम उसको होरेका बिजनेस बोलते थे, लेकिन आज इंडिया का बिगेस्ट होरेका प्लेयर बन गया है जोमेटो खुद, बिकॉज वो B2B सप्लाई है पीछे रेस्टोरेंट को हमको नहीं समझ में, मतलब लोगों ने नहीं सुना है, बट दैट्स ऑल्सो मोर मार्जिन फॉर जोमेटो देन द डिलीवरी बिजनेस। तो वो लेवल की स्केल सोचना बनाना विन 15 ईयर्स इज समथिंग विच इज़ अमेजिंग। तो होरेका मतलब होटल रेस्टोरेंट कैटरिंग, हाँ, ये होरेका का मतलब। तो उनको सप्लाई कर रहे हैं, मतलब जिनसे माल खरीद रहे हैं उन्हीं को माल दे भी रहे हैं, तो विच इज़ अमेजिंग। ये उस तरह से हो गया ना कि जैसे डोमिनोज के पास बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं है, उसके बाद वही कैप्सिकम है, वही अनियन है, वही कॉर्न है, वही चीज़ है, वही ब्रेड है। अब वो उससे कितने सारे पिज़्ज़ा बना देता है, हाँ, ठीक है। हाँ। सो उनके पास इतने का ही उनको पैसे खर्च करने हैं, पर उससे वो कितने सारे लोगों को लगता है अच्छा ये पिज़्ज़ा भी, ये पिज़्ज़ा भी, इतने ऑप्शंस हैं हमारे पास। ये आई थिंक एक स्मार्ट मूव होता है। हाँ, और ये इकोसिस्टम बना लेना कि मैं इस बिज़नेस में हूँ। मतलब जैसे आपसे जो है कि भाई आप ज्योतिष में है, तो उसके साथ ये एंशिएंट विजडम साइंस, इसके साथ न्यूमरोलॉजी भी आ गई, एस्ट्रोलॉजी भी आ गई, जेम्स भी आ गया, आपके यंत्र भी आ गए, सब आ गए। तो उस इकोसिस्टम के सारे हिस्से के साथ जुड़ते चला जाना। वही जोमेटो है कि मैं सप्लाई बिजनेस में नहीं हूँ। अगर मैं रेस्टोरेंट के साथ जुड़ा हूँ तो उनके साथ उनका मार्केटिंग भी कर सकता हूँ, उनको सप्लाई भी कर सकता हूँ, उनके साथ और क्या 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 कर सकता हूँ। तो एवरी एस्पेक्ट को आप इकोसिस्टम को ऐसा बिल्ड कर लो कि आपसे रिप्लेसेबल कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता। दैट्स समथिंग विच इज़ लोग ज़्यादा बेहतर समझेंगे एप्पल से, एप्पल के इकोसिस्टम से, कि अगर आपने एप्पल का आईफोन ले लिया तो अब एयरपॉड भी उसका लेना पड़ेगा, फिर आपको आईपैड और मैकबुक भी उसका लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, ज़्यादा अच्छा यूज़ मिलता है। सो इकोसिस्टम क्रिएट करने का आप एडवाइस दोगे कि इफ़ यू कैन क्रिएट यू शुड क्रिएट? इफ़ यू कैन क्रिएट, टू स्टार्ट विथ एक फंडामेंटल फैब्रिक करो और फिर उसके अराउंड पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करो, तो देन आप काइंड ऑफ इररिप्लेसेबल हो जाते हो। अगर आप इकोसिस्टम बना लेते हो तो फिर इररिप्लेसेबल होते चले जाते हो। अच्छा, अब मेरा एक बड़ा बेसिक सवाल है आपसे, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस या बिजनेसमैन, क्या फ़र्क है दोनों में? एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्यारा वर्ड है एंटरप्रेन्योर, उसको हम हिंदी में बोले तो अंतरप्रेरणा, जिसके अंदर से कोई प्रेरणा आती है कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ सिग्निफिकेंटली मोर पैशन ड्रिवन। बिजनेस मैन जो बिजनेस है
वो है व्यापार मुझे करना है, पैसा कमाना है। बिजनेसमैन तक जाते जाते शायद से कुछ पैशन का लॉस हो जाता है। एंटरप्रेन्योर में वो आंतर की प्रेरणा जो है ना, वो उसको ट्रिगर करती रहती है कि मैं ढूंढ लूँगा, मैं सोल्यूशन ले आऊँगा, मैं कल के लिए पैसा, तनख्वाह का पैसा ले आऊँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, रास्ता बना लूँगा। तो एंटरप्रेन्योर में एक वो पैशन टू फिगर आउट अ वे सिग्निफिकेंटली लार्जर होता है। बिजनेसमैन में आने से रिस्क रिवॉर्ड का अंडरस्टैंडिंग मोर इवॉल्व हो जाता है। आप रिवॉर्ड ज़्यादा लेंगे, रिस्क कम लेंगे, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम अ बिजनेसमैन। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल डिफरेंस वो है, दिस इज सिग्निफिकेंटली मोर पैशन ड्रिवन, मोर रिस्क, लेस रिवॉर्ड, बट आई वांट टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट आई कैन डू समथिंग। ओके, सो इसको ऐसे समझ सकते हैं शायद कि एंटरप्रेन्योर इज डूइंग समथिंग न्यू। हाँ, ठीक है, आप कुछ नया कर रहे हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर है, और आपकी प्रेरणा या आपका पैशन उसमें उसको involved हिंदी है। में डाल दे, एंटरप्रेन्योर, वो आपका बनाया शब्द है, ठीक है। और बिजनेसमैन की इट इज़ कि जो पहले से भी हो रहा है, मैं भी उसको कर रहा हूँ, शायद मैं थोड़ा स्टाइल मेरा अलग होगा, पर मैंने कुछ ऐसा नया क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। पहले से भी सेब बिक रहे थे, मैं भी अब ज़्यादा सेब बेच रहा हूँ। तो ये बिजनेस है। और एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप कुछ अलग है इन सब चीज़ से? स्टार्टअप मतलब कि नया स्टार्ट करना, जो नया स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग समथिंग न्यू। ओके, अब इसमें एक मन में मेरे ये सवाल आता है कि जब आप बिज़नेस करने, लेट्स सपोज कोई महिला है, कोई गृहिणी है, उसको मेकअप का काम पसंद है, वो उसका बिज़नेस कर रही है, यहीं पे कोई घर में बैठा हुआ कोई झालर बना रहा है, कोई पटाखे बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये भी बिजनेसेस हैं जी, ठीक है। लेकिन अब आप इसमें नया क्या कर सकते हो जी, ठीक है, आप इन्हें एक ऐसा फेस मास्क बना दिया कि चेहरे पे लगाया और पूरा मेकअप हो गया, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। और जो चलता चला आ रहा है वो बिजनेस है आपका। ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, मैंने कुछ देर पहले आपसे ऑफलाइन जब बात कर रहा था कि कोई भी चीज़ को यू कैन मेक इट बेटर, यू कैन मेक इट फास्टर, यू कैन मेक इट चीपर, ये 3 चीज़ कर सकता है। तो आप किसी चीज़ को बेटर बना सकते हो, फास्टर बना सकते हो, चीपर बना सकते हो, वहाँ से एंटरप्रेन्योर आ जाएगा। ओके, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हर व्यापारी या हर एंटरप्रेन्योर ये चाहता है कि एक टाइम के बाद उसका काम अपने आप चले, बिल्कुल ठीक है, और वो किन्हीं और चीज़ों में ध्यान दे पाए। बिल्कुल, ये अपने आप चले, कहना बड़ा आसान है, सोचना भी बड़ा अच्छा लगता है सोचने में कि यार अब मेरा काम चल रहा है, मैं दुबई में आराम से बैठा हूँ, मज़े कर रहा हूँ और पैसे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। सोचने में आसान है, पर ये करने में थोड़ा टफ होता है। आई थिंक इसमें सिस्टम और प्रोसेसेस का बहुत बड़ा हाथ होता है जी। तो आपने कभी ऐसा फील किया? सर, बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि अगेन इंडियन माइथोलॉजी की तरफ चलता हूँ कि इंडिया में अपने माइथोलॉजी के हिसाब से दुनिया को चलाने वाले 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक क्रिएटर है, एक ऑपरेटर है, एक डिस्ट्रॉयर बोल दीजिए, या चैलेंजिंग ऑफ स्टेटस को, क्योंकि वो जिस चीज़ को अब ज़रूरत नहीं है उसको ही डिस्ट्रॉय करता है, हर चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। मेरा मानना है कि जो प्रमोटर होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, वो ब्रह्मा होता है, वो क्रिएटर होता है, क्योंकि वो किसी एक आइडिया को, जीव को लेके आया और वहाँ से क्रिएट किया है। लेकिन एक बिज़नेस को स्केल पे ले जाके आप आराम से आपके पास पैसा आते रहे, वो विष्णु ही कर सकता है। तो एक ब्रह्मा को बहुत सारे विष्णु की ज़रूरत है। तो आप जितने बेटर विष्णुस लेके आएंगे अपने बिजनेस में और उनको अपने हाथ का, क्योंकि ब्रह्मा के साथ एक और भी है ना, क्रिएटर को अपने क्रिएशन से प्यार हो जाता है, वो छोड़ नहीं पाता है। तो माँ अपने बच्चे को कितना ही डांट लेगी, लेकिन कोई और डांटेगा तो उसको चलेगा नहीं। तो क्रिएटर को अपने क्रिएशन से प्यार रहता है, बट क्रिएटर को अपने क्रिएशन से प्यार नहीं होना चाहिए। क्रिएशन करके फिर विष्णु के हाथ में दे दे और इम्पॉर्टेंट पोजीशन लाइक CFO में शिवा को खड़ा कर दे, जो सबको चैलेंज करता रहे सारे विष्णु को कि सही किया नहीं किया। ये एक धर्म है एंटरप्रेन्योर का, क्योंकि विष्णु इज़ ऑल अबाउट रिपीटिंग ऑफ द प्रोसेसेस। और जब तक अब एंड आज के डेट में तो AI, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सब कुछ आ गया जो प्रोसेस SOPs ड्रिवन चीज़ों को बना रहा है। बट अगर एंटरप्रेन्योर को हमेशा और बिज़नेस बढ़ाते जाना है तो उसको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैं ब्रह्मा हूँ और मेरा यहाँ तक काम था, अब मैंने विष्णु को सौंप दिया, 4-5-6 अच्छे विष्णु ले आया, अब उनका काम है उसको स्केल करेंगे, मैं अपने अगले जर्नी पे चला जाऊँ। तो ये एक एस्पेक्ट है। ओके, सो बेसिकली इसमें हम ये समझ रहे हैं कि शुरुआत जब आप करोगे तो आप सारे काम आप खुद कर रहे हो जी, आप ही मैनेजर हो, आप ही CEO हो, आप ही साइड डिलीवरी करने जा रहे हो, डिलीवरी बॉय भी आप ही हो, आप ही प्रमोटर भी हो, आप ही मार्केटिंग वाले बंदे भी आप ही हो, सब कुछ आप हो। धीरे 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 जब कैश फ्लो इंक्रीज़ होता है आपका, तब तक शायद आपने अपनी कंपनी रजिस्टर भी नहीं करी है, वो आप एक इसे प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, उस तरह के हो, काम कर रहे हो, अभी आपको टैक्स वैक्स का कोई नॉलेज नहीं है। शुरुआत अक्सर ऐसी ही होती है। बिल्कुल सर। आप एक मान लीजिए माँ ने बच्चे को पैदा किया, बेबी है,
अब नीला भी वही रही है, खिला भी वही रही है, पॉटी हो रही है तो भी वही करा रही है, पढ़ा भी वही रही है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, अब उसको एक्सपर्टीज़ करनी है तो उसको टीचर के भरोसे भी छोड़ रही है। दो सब्जेक्ट्स में अच्छा कराना है, उसकी ट्यूशन टीचर भी लगा दे रही है। उसको कोई स्पोर्ट्स कराना है तो उसकी क्लास भी लगवा दे रही है। अब वो इकोसिस्टम कर दी, क्योंकि अब उसको एक्सपर्टीज़ तक ले जाना है। लेकिन जब तक वो छोटा था तो सब कुछ माँ कर रही थी। तो यही एक जर्नी है कि ब्यूटीफुल, बहुत आराम से आपने समझा दिया इसको। आई थिंक अब सबको समझ में आ गया होगा कि वो डर, वो सब कुछ रहेगा, शुरुआत में आप ही को करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपके पास रिसोर्सेज आएंगे, जिससे फिर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज अपने बिजनेस में कर लेते हो। आपने भी शायद कुछ कमाया होगा फिर बिजनेस में लगाया होगा। बिल्कुल लगाया, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपने कमाया और फिर उसको लगाते चले गए। अब इसमें अगर मैं कहूँ, आपने वैसे GOD गॉड को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, हम भगवान शिव को डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, बट एक्चुअली में आप देखोगे उन्होंने सब ज़्यादातर लोगों को आशीर्वाद दिए हैं, ठीक है, और डिस्ट्रॉय करने के लिए विष्णु जी को अवतार लेने पड़े हैं, ठीक है। सो ये एक ऐसा हमें देखने को मिलता है। एनीवेज, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सिस्टम और प्रोसेसेस पे थे। सिस्टम और प्रोसेसेस का बस इतना सा मतलब है कि कल को अगर मैं यहाँ से हट भी जाऊँ, मेरा काम नहीं रुकना चाहिए। मेरा काम किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं होना चाहिए, किसी एम्प्लॉय के भरोसे, किसी मैनेजर के भरोसे, इवन मेरे खुद के भरोसे नहीं होना चाहिए। वो एक सिस्टम है। इट इज़ लाइक कि जैसे हम स्कूल में जाते थे या कॉलेजेस में जाते थे, किसी दिन टीचर नहीं आया तो कोई रिप्लेसमेंट टीचर आ जाता था, पर वो क्लास होती थी। बिल्कुल, आपकी क्लास कैंसिल नहीं होगी, वो क्लास होगी, आज वो रिप्लेसमेंट टीचर ले लेगा। इट इज़ लाइक दैट। अगर आप ये बना ले रहे हो तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। बिल्कुल। और बिजनेस फेल होने का भी ये बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा आपने कहा ना कि मैं सब कर लूंगा, इस सोच से निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपका काम सिर्फ, आप ब्रह्मा थे, जैसे माँ थे, आपने एक बच्चा एक लेवल तक पहुंचा दिया, आप सौंप दो। और क्या आपको लगता है कि और क्या ज़रूरी है कि एक व्यक्ति को बिजनेस की समझ में ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए? व्हेन टू टेक, व्हेन टू लीव, तो हमने एक चर्चा की, एक फाइनेंस की हमने बात करी। एक मेरा ऐसा मानना है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक एस्पेक्ट काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स मिस कर जाते हैं, इज़ मार्केटिंग। काफ़ी बार फोकस प्रोडक्ट के ऊपर या सेल्स के ऊपर रह जाता है। दुनिया जो है वो आदमी के अंदर उस प्रोडक्ट की इमेज क्या है या उसको कैसे समझता है, वहाँ से आपको वैल्यू क्रिएट मिलती है। और एक एस्पेक्ट की जो मैंने अभी काफ़ी लोगों से मिल रहा हूँ कि जहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, और मैं जहाँ से मार्केटिंग को जोड़ूंगा, मेरा प्रोडक्ट किसके लिए है। एक मास मार्केट है, एक प्रीमियम मार्केट है, एक अर्बन मार्केट है, एक रूरल मार्केट है, एक यंग जनरेशन है, एक ओल्ड जनरेशन है। ये जब तक क्लैरिटी नहीं रहेगी ना मैं किसको सर्व कर रहा हूँ, आप सब जगह गोलियाँ चलाते रहते हैं। और मार्केटिंग जो है ना, मार्केटिंग के जो दो फंडामेंटल है कि सेगमेंटिंग एंड पोजीशनिंग, कि मैं कौन से सेगमेंट को सर्व कर रहा हूँ और मेरी ब्रांड पोजीशनिंग उनके माइंड में क्या होनी चाहिए। ये एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि हमारे स्कूल में मार्केटिंग बहुत अच्छे से इंडिया में लोगों ने नहीं समझी है, तो यहाँ मिस कर जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी काफ़ी एंटरप्रेन्योर के साथ बात कर रहा हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनके साथ चर्चा की, उनको भी समझ में आया। उन्होंने एक जो क्या बोलते हैं पैम्पर्स, जो नैपीज़ होती है, वो लॉन्च करी है, और वो एक मार्केट में किसी ऑर्गेनाइज प्लेयर के साथ लड़ रहे हैं। अब मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे बताओ, क्या मार्केट है आपका। मैंने पूछा, भाई मेरी अभी 10 लाख रुपए की सेल मंथली आ चुकी है, अब यहाँ से आगे क्या करना चाहिए। बोला क्या कर रहे हो, तो बोले सर मेरे को है ना पहले बड़ा बनना है, तो मैं मास मार्केट को कर रहा हूँ, प्रीमियम तो बाद में करूँगा। मतलब वेरी गुड, फिर क्या डिफरेंस है आपके प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में। तो बोले कि भाई मेरा 220 ml यूरिन सोक करता है, और पैम्पर्स का 200 ml करता है, और यूनिचार्म का 220 करता है। तो बोला अच्छा, तो आप और 220 बनाने में कॉस्ट ज़्यादा लगती है। बोले हाँ ज़्यादा लगती है। फिर दूसरा, उनके पैकेट में 90 रुपये वाले पैकेट में या 100 रुपये वाले पैकेट में 9 डायपर्स आते हैं, मेरे 10 आते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप मास मार्केट की तरफ हो तो आप एक एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो, क्योंकि आप तो कस्टमर को तो ये समझा ही नहीं पा रहे। आपके पास तो मार्केटिंग का पैसा है ही नहीं कि कस्टमर को बताने के लिए कि मेरे अंदर एक एक्स्ट्रा आता है, मेरे अंदर 20 ml एक्स्ट्रा आता है। तो आप तो प्रीमियम पोजीशनिंग की कस्टमर को बेटर वैल्यूएशन दे रहे हो, वो करने के लिए कस्टमर को कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा। मार्केटिंग स्पेंड ज़ीरो है, इसका मतलब आज आपका माल कौन बेचने वाला है, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। इसका मतलब उनको पास कमाई ज़्यादा होगी तो वो पुश करेंगे। तो आप बोलते हो मैं मास मार्केट हूँ, लेकिन एक्शन कर रहे हो प्रीमियम मार्केट वाली, तो उसको एकदम क्लियर आया, समझ में आया कि हाँ सर ये तो कन्फ्यूजन है। हाँ, अगर मुझे करना है तो मैं कम्युनिकेट कैसे करूँगा, वो तो मेरे पास है ही नहीं, उसके लिए पैसा है ही नहीं। तो ये एक मिसिंग हो जाता है कि मेरा मार्केट कौन सा है,
मेरा डिस्ट्रीब्यूटर ड्रिवन मार्केट है, रिटेलर ड्रिवन मार्केट है, कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है। अगर कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है तो मैं मार्केटिंग कैसे करने वाला हूँ, उन तक अपने मैसेज को कैसे पहुँचाने वाला हूँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इंडिया में मिस होती है। हु इज़ माई मार्केट, एवरीबडी इज़ माई मार्केट, ऐसा चलता है कि जिसको जो बेच दिया बेच दूंगा। क्या बात। तो वहाँ पे एक मिस्टेक होती है। ये दीपक जी, मैंने जो समझा अभी तक मैं उसको बता रहा हूँ, आप बताइएगा मैंने सही समझा या नहीं समझा। कई बार हमको अपने प्रोडक्ट से बड़ा प्यार हो जाता है क्योंकि हमने उसको क्रिएट किया है, ठीक है, और हम उसको परफेक्ट बनाने में ही सारी एनर्जी और टाइम डाल रहे होते हैं। इंस्पाइट हम उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, किसको हम टारगेट करेंगे, उसका कम्युनिकेशन कैसा बताएंगे लोगों को, और उसकी सेल्स का क्या पैटर्न होने वाला है, प्रोजेक्शंस वगैरह क्या होंगे, कितना हम सेल कर पाएंगे, इस पे हमारा ध्यान थोड़ा सा कम हो जाता है। ये प्रोडक्ट मेरा बच्चा है, मेरा बेबी अच्छे है, से अच्छा दूंगा, ठीक है, ये मैं बहुत परफेक्ट बनाऊंगा और अच्छे से अच्छा लोगों को दूंगा। बट एक्चुअली में ये चीज़ रियल लाइफ में काम नहीं करती, ठीक है। प्रोडक्ट थोड़ा 19-20 भी है, चल जाएगा, लेकिन मार्केटिंग यानी कि बिना प्रचार के कोई व्यापार नहीं है, ठीक है। और प्रचार में भी अब इसके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी है, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, होर्डिंग लगवाते हैं लोग। और आजकल जो चल रहा है वो है कि जो फाउंडर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को, जैसे आप आ रहे हैं, आप अपनी पूरे निलॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं स्टोरन पंडित को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, निखिल कामत पॉडकास्ट करते हैं वो जीरोधा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लोगों को लोगों पे ज़्यादा भरोसा होता है, ठीक है। वो अगर आप पे विश्वास कर सकते हैं तो आपके प्रोडक्ट पे ऑटोमेटिकली विश्वास हो जाएगा, और आप एज अ फाउंडर ये उनको नॉलेज और कम्युनिकेट कर रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, राइट। एक मुझे ये समझ में आया। दूसरा, मार्केटिंग आप कह रहे हो इट इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। सिंपल है सर, बहुत प्यारी कहावत है, इफ़ यू हैव अ ग्रेट मार्केटिंग यू डू नॉट रिक्वायर सेल्स। ओके, ये नहीं समझा मुझे। अगर आपके पास ग्रेट मार्केटिंग है, आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं। हमारी इंडस्ट्री का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर बोलूँ तो MDH मसाले का आपने नाम सुना है, महाशय जी की ऐड आपने सुनी है, वो पूरे कंट्री के जानता है, राइट। आपने MDH बोला, वो दादाजी की फोटो माइंड में आ गई, राइट। आपने कंटिन्यूसली असली मसाले सच सच MDH की एड्स देखी है बचपन से। सर उनकी पूरी कंपनी में, अभी तो पता नहीं, लेकिन जब तक महाशय जी थे या से 10-7-8 साल पहले, कंपनी में सेल्स टीम 20-50-100 लोगों की थी, जबकि उस जैसे ब्रांड को देश में 3000 लोगों की सेल्स टीम चाहिए। कितना बोला आपने? 50 लोगों की सेल्स टीम थी। हमारी जैसी छोटी कंपनी में भी हमारी सेल्स टीम 800 लोगों की है, उनकी कंपनी में 50-100 लोगों की सेल्स टीम थी। वो सिर्फ ऑर्डर कलेक्शन के लिए थी, डिस्ट्रीब्यूटर से, और पैसे कलेक्शन के लिए थी कस्टमर दुकान से ऑर्डर लेने के लिए थी नहीं, क्योंकि मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि आपका माल कस्टमर आके दुकान से मांग रहा है कि मुझे MDH का मसाला चाहिए। तो व्हेन योर मार्केटिंग इज स्ट्रांग यू विल नॉट रिक्वायर सेल्स, बिकॉज सेल्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड व्हेन योर प्रोडक्ट इज सो स्ट्रांग अलॉन्ग विथ मार्केटिंग, तो प्रोडक्ट स्ट्रांग मार्केटिंग ही बताएगा। देन आपका इफ प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग देन यू विल ऑल्सो नॉट रिक्वायर मार्केटिंग वन डे। अगर हम देखें तो एप्पल की बात ले लें, उन्होंने स्टार्टिंग में मार्केटिंग करी, लेकिन वो प्रोडक्ट भी इतना यूनिकली डिफरेंट बनाया कि आज के डेट में एप्पल ऐड नहीं भी करे तो लोग जाके एप्पल ही लेंगे। तो व्हेन योर, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट बना दिया है। तो इफ़ योर सेल्स मार्केटिंग इज स्ट्रॉन्ग यू विल नॉट रिक्वायर सेल्स, इफ़ योर प्रोडक्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग यू विल ऑल्सो नॉट रिक्वायर मार्केटिंग। तो ये है, बट मार्केटिंग इसलिए इनिशियली इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज आप एक पोजीशन लोगों के घर में दिमाग में बना रहे हो। आई थिंक फेविकॉल के साथ भी यही है। फेविकॉल इज मार्केटिंग, प्योरली मार्केटिंग है, प्योरली उनका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन फेविकॉल के जैसे सिमिलर प्रोडक्ट और एट अ पॉइंट इन टाइम आपको मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हम जो बात करिए पोजीशनिंग में कि आप एक टर्म होता है टॉप ऑफ द माइंड ब्रांड रिकॉल, कि आपको अनअसिस्टेड, कि आपको पूछा गया कि इंडिया में मसाले के नाम बनाओ या आप इंडिया में बताओ कि एडेसिव के नाम, तो 100 में से 80 लोगों में सबसे मुंह में पहले फेविकॉल आ गया, 90 लोगों का फेविकॉल आ गया। इसका मतलब आपके माइंड में फेविकॉल है। अमेरिका की अगर मैं बात करूं ये आज से 25 साल 20 साल पुरानी बात है। जैसे इंडिया में HUL सबसे बड़ी कंपनी है, अमेरिका में प्रॉक्टर एंड गैम्बल सबसे बड़ी कंपनी है। तो उनके पास हर रिटेल आउटलेट का डेटा होता था कि जब कस्टमर ट्रॉली में शॉपिंग करता है वॉलमार्ट में, तो जो उसकी नेसेसिटी है उसको पहले लेगा। मतलब वो दुकान में जब शॉप करने आया है तो जो उसकी लिस्ट में है वो आइटम तो सबसे पहले ट्रॉली में डालेगा, और बाद में आखिरी में जो एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ पैसे बच गए तो वो ले लेगा। इसका मतलब जब वो बिल करेगा काउंटर पे तो जो एक्स्ट्रा वाले आइटम है वो पहले आएंगे क्योंकि ऊपर से उठाएगा ट्रॉली से, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नीचे आएंगे। तो बॉटम 10 में मेरे कितने आइटम थे? अगर बॉटम 10 में 10 में से 7 मेरे होने चाहिए, अगर 7 के 5 हो गए तो मैं एडवर्टाइजमेंट बढ़ा देता था। ओके,
वापस 7 चल रहे तो मैं एडवर्टाइजमेंट कम कर देता था। और ये आप कितने टाइम में नोटिस करते थे? ये एवरी डे उनका Every वॉलमार्ट से डेटा आते रहता था कि उनका जो डेटा शेयरिंग का एग्रीमेंट्स होते हैं रिटेलर्स के साथ, वो डेटा एग्रीमेंट के साथ है कि मेरे प्रोडक्ट टॉप में आ रहे हैं, मतलब बॉटम में आ रहे हैं ट्रॉली के, या ऊपर आ रहे हैं। अगर बॉटम में आ रहे हैं मतलब वो नेसेसिटी है। नेसेसिटी है मतलब अभी भी मैं कस्टमर के दिमाग में मेरा घर सबसे स्ट्रांग बना हुआ है, और अगर कम पड़ रहा है तो मैं एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दूंगा। तो मार्केटिंग इतना डिटेल से लोग स्टडी करते हैं कि आई हैव टू बी द टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल ब्रांड। ओके, सो बेसिकली आप कह रहे हो डेटा, अपने डिसीजंस आप डेटा पे लो, इमोशंस पे मत लो। कि मुझे लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा होगा, उस पर आपको नहीं लेना। इवन कहीं सुनी बातों पे भी मत लो कि आपके आसपास के लोग डेटा क्या बोल रहा है, और इतना माइन्यूटली कि नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, बीच में आ रहा है। हथौड़ा मारने का 1 रुपया, कहाँ मारने उसके 499। तो कहानी वही है। सो बीच में आपने अभी क्या कहा था कि एक होता है प्रीमियम मार्केट, हाँ, एक होता है मास मार्केट। इंडिया में ज़्यादा बड़ा बिजनेस किस में बनता है? सर मास, इंडिया अभी भी मास है। आज हम बोलते हैं कि इंडिया में एक टॉप 2 करोड़ पॉपुलेशन है जो हम बोलते हैं विदेशी इंडियन है, मतलब जो यूरोपियन ट्रिप्स ले रहे हैं ये सब है, तो वहाँ से वो ग्लोबल इंडियंस है जिसको हम बोलते हैं कि जो ग्लोबली इंस्पायर्ड है, वो प्रीमियम से प्रीमियम लेंगे। उसके बाद अगले 38-40 करोड़ पकड़ लीजिए जो अपर मिडिल क्लास है, और उसके बाद जो बॉटम 100 करोड़ है वो जिसको हम हार्डकोर भारत, जो हम रूरल या जो लोअर मिडिल क्लास एंड अदर बोलेंगे। सबसे बड़ा मार्केट जो है वो 2 से 40 करोड़ का इन टर्म्स ऑफ सेल, क्योंकि वो प्रोडक्ट अच्छा भी चाहता है और थोड़ा पैसा देने के लिए राजी भी है। ऊपर का 2 करोड़ का जो मार्केट है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, क्योंकि उनके पास असीम पैसा है। अगर आपने उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम दे दिया तो आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैसा चार्ज भी कर सकते हो, तो वहाँ पे वो मार्केट है। और जो बॉटम वाला 100 करोड़ का मार्केट है वहाँ पे वॉल्यूम बहुत है, लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। बाय वन गेट 1, बाय वन गेट 5, बाय वन गेट 10 जो भी देता, मतलब सस्ते से सस्ता देना पड़ेगा, बट वहाँ मार्केट बड़ा मिलेगा, साइज़ बड़ी मिलेगी। तो आई गेस मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इंडिया में जो है या तो टॉप 2 करोड़ को, आज के डेट में जो हम स्टार्टअप कल्चर की बात कर रहे हैं, वो टॉप 2 करोड़ या बीच का जो 38 से 40 करोड़ है, उसको सर्व करने में टॉप लाइन भी मिलेगी, ऊपर वाले में प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, टॉप लाइन नहीं मिलेगी। इसमें टॉप लाइन और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों मिलेगी। नीचे में वॉल्यूम बहुत बड़ा मिलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा चैलेंज रहेगा। टॉप लाइन का मतलब होता है कि आप इसको मान लीजिए टोफू कहते हैं, टॉप ऑफ द फनल, ठीक है, कि कितने सारे लोग आ सकते हैं। जितने आपके टॉप लाइन में आएंगे एक्चुअली में आपको ऐसे होता है करो, और नीचे जाके उतनी सेल्स मिलेगी आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 लोगों को दिखा रहे हो अपना कोई ऐड, तो एक कोई खरीदेगा, और अब वहीं पे अगर आपने 1000 को दिखा दिया तो 10 लोग खरीदेंगे, 10,000 को दिखा दिया तो 100 लोग खरीदेंगे। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, नहीं, टॉप लाइन में थोड़ा ये हो रहा है। टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू, मैं जो कह रहा था, अच्छा, कि आप ऊपर वाले 2 करोड़ को सर्व करोगे तो आपको शायद से रेवेन्यू इतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 ही करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन वो आपको डिसप्रोपोर्शनेट पैसा देने को राजी है। 50 रुपये की चीज़ 200 रुपये में खरीदने के लिए राजी है, अगर आपने कुछ यूनिक उनको अलग दिया। तो वहाँ आपका मार्जिन्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन टर्नओवर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि 2 ही करोड़ लोग हैं। जो 2 करोड़ के बाद अगले 40 करोड़ है, वहाँ पे आप, क्योंकि 40 करोड़ की जनता है, तो वहाँ आपको टर्नओवर भी मिल जाएगी, आपको रेवेन्यू भी अच्छा मिल जाएगा और प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि उस जनता के जेब में भी पैसे है। ये 40 करोड़ का मिडिल क्लास कह सकते हैं? हाँ, अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। हाँ, तो ये इनके जेब में पैसे भी है, इनके दिमाग में एस्पिरेशंस भी है, ये अच्छा खाना भी चाहते हैं, अच्छी चीज़ें भी चाहते हैं, ये टेक्नोलॉजी से एक्सपोज भी है, तो चीज़ें क्या चल रही दुनिया में उसको समझ भी रहे, और पैसे भी है। तो ये पैसे भी देंगे, बट ये 50 रुपये की चीज़ के लिए 200 नहीं देंगे, 50 के लिए 100 देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी कंपैरेटिवली कम मिलेगी जो ऊपर मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू, टर्नओवर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। ओके, और जो बॉटम 100 करोड़ है, क्योंकि जनता और ज़्यादा हो गई, 40 की जगह 100 करोड़ की जनता हो गई, तो वहाँ पे आपको टर्नओवर शायद से और ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि 100 करोड़ लोग हैं खरीदने के लिए, लेकिन वो आपको 50 रुपये की चीज़ के लिए 55 ही देंगे, तो आपको वहाँ 5 ही रुपया मिल रहा है, तो वहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और कम होगी। तो जो बोरिंग बिजनेसेस जिन्हें हम कहते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग के जो बिजनेसेस होते हैं, वो नीचे वालों के लिए ज़्यादा चलते हैं, हाँ। ठीक है, जो 100 करोड़ इंडियंस हैं, वो जैसे तेल तो भाई घर में लाना ही लाना है, नमक तो लाना ही लाना है घर में, और कुछ, अच्छा जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हाँ, कुछ ब्रांड के एग्जांपल्स। लिपस्टिक है, हाँ, एक अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक 10 ग्राम का मटेरियल होता है एक लिपस्टिक में, 1500 रुपये में बिकती है, राइट। हाइपर प्रॉफिटेबिलिटी है, जो आप एकदम इंपोर्टेड प्रीमियम लिपस्टिक पकड़ लीजिए। जहाँ एक मास मार्केट वाली लिपस्टिक हो गई, जो इंडिया में लॉरियल, या ये जो लॉरियल नहीं है, जो भी मुझे पता नहीं ब्रांड्स जो भी होंगे, उन्होंने रेने हो गया, या आपका नायका हो गया, ये वाली लिपस्टिक हो गई, ये आपको 10 ग्राम वाली लिपस्टिक आपको 300 रुपये में मिल जाएगी, 250 में मिल जाएगी, 400 में मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम भी मिल जाएगा, लेकिन
प्रॉफिट कम हो गया, ऊपर में आपको प्रॉफिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिल गया। और एक बहुत सारे लोकल लिपस्टिक है जो, क्योंकि भारत जो बॉटम 100 करोड़ है वो भी लिपस्टिक लगाना चाह रहे हैं, लेकिन वो लिपस्टिक आपको 20 रुपये, 25 रुपये, 40 रुपये में मिल जाएगी। तो एक लिपस्टिक ही है जो 25, 30, 40 में मिल जाएगी, 300, 400 में मिल जाएगी, 1500 में मिल जाएगी। 1500 वाले की भी कॉस्ट लिपस्टिक की शायद से 150 रुपया या 100 ही रुपया ही थी, पैकेजिंग में थोड़ा ज़्यादा डाला होगा तो 200-250 रुपया कॉस्टिंग थी, लेकिन वो 1500 में बिकी। तो हाइपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन है। आप जब यहाँ से लेंगे, क्या बोलते रेने लेंगे, नायका लेंगे, तो वही चीज़ आपको 150 रुपये की चीज़ 200, 250, 250, 300 में मिल गई, मार्जिन है। और जो नीचे वाली है वो 15 रुपये की लिपस्टिक 25 में बिकी, तो 10 ही रुपया मिला, पर वहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो अगर आज आपको कोई बिजनेस करना होता दीपक जी, तो आप किसके लिए करते हैं? डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन फर्स्ट और सेकंड पे, थर्ड के लिए नहीं करता। क्यों, रीज़न? सर थर्ड में क्या है, अल्टीमेटली बिजनेस तभी बड़ा बनेगा जब वो पैसा कमा पाएगा, राइट। और देश में सस्ता देने वाले लोग इतने हैं कि मैं जितने भी एंटरप्रेन्योर से मिलता हूँ ना, उनका सबका होता है मैं तो सस्ता बेचूंगा, सस्ता बेचूंगा, सस्ता बेचूंगा। महंगा बेचने वाले लोग कम मिलते हैं। और मेरा मानना है कि आपको अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको एक पैसे का कंटिन्यूस अर्निंग सोर्स चाहिए ही चाहिए। वो आपको टॉप 1 और 2 से ही आएगा। अगर आप 1000, 2000, 5000 करोड़ का बिजनेस बनाना चाहते हैं, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, रेवेन्यू, रिसोर्स लगता है। वो रिसोर्स कहाँ से आएगा? जब आप प्रॉफिटेबिलिटी कमाएंगे। मास मार्केट में वो बाय 1 गेट 1, बाय 1 गेट 2, बाय 1 गेट 3, बाय 1 गेट 4, जो मतलब सस्ता 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 चाहिए, वहाँ पे अल्टीमेटली आपको लगता है, मतलब मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, मैं 2-3 ग्रुप्स में हम लोग टूटी फ्रूटी बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, हमारे एसोसिएशंस के ग्रुप है। उस ग्रुप में अगर सबसे बड़ा डिस्कशन चलता है तो यही चलता है कि कितने प्राइस में बेचना है, कम से कम इतना तो प्राइस बेचो कि कमाओ, कब तक एक दूसरे का ही गला काटते रहेंगे, मतलब यही डिस्कशन चलते हैं, राइट। एटलीस्ट रेट तो फिक्स करो, रेट तो फिक्स करो, रेट तो फिक्स करो। तो वो जो एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग थॉट प्रोसेस है, जिसको हम बोलते हैं कि बोरिंग बिजनेस है, बट उस बोरिंग बिजनेस का सबसे बड़ा जो चैलेंज है कि पीपल आर नॉट मेकिंग मनी। मतलब ग्रुप में एक ही चर्चा चलती है कि चलो अब तो रेट फिक्स कर लो, अब तो रेट फिक्स कर लो, मतलब वही चलता रहता है डिस्कशन। एंड हम उसी टूटी फ्रूटी को बनाते हैं। हम बोलते हैं टूटी फ्रूटी तो आइसक्रीम में जाती है। हाँ। हम बोलते हैं आप आइसक्रीम भी बनाते हो? नहीं, आइसक्रीम नहीं बनाते, लेकिन टूटी फ्रूटी आइसक्रीम में, बेकरीज में, पान में, सब जगह जाती है। तो हम वो टूटी फ्रूटी बनाते हैं जहाँ पे कौन कौन लेता है आपसे? एवरीबडी। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्वालिटी वॉल्स का 100% सप्लाई हमारा है। तो अगर मैंने कभी आइसक्रीम खाई है टूटी फ्रूटी, तो आप इसी के यहाँ से बन के आई है? हाँ, टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। हाँ, अगर आपने वाडीलाल खाया है, आपने क्वालिटी वॉल्स खाया है, अगर आपने कराची बेकरी के बिस्किट्स खाए हैं तो उसमें टूटी फ्रूटी हम हैं। अगर आपने दिन शॉस खाया है, अगर आपने पार्ले के केक्स खाए हैं, टूटी फ्रूटी हम हैं। तो वो टूटी फ्रूटी जहाँ पे प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चाहिए, पान जहाँ प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, अंदर क्या गया आपको मालूम नहीं हो, तो उसके अंदर हम शायद से 10 में से या 100 में से 1 पान में हम होंगे, 99 पान में हम नहीं होंगे। लेकिन जहाँ प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चाहिए वहाँ हम है ही है। तो हम लोग ने अपना मार्केट डिसाइड किया कि जहाँ प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चाहिए वहाँ हम बेचेंगे। तो जब हमारी एसोसिएशन की डिस्कशन होती है तो सब वही कहते हैं कि आज से कुछ सालों पहले तक निलॉन्स और हमारे में एक्स प्राइस का डिफरेंस होता था। आज से और हमारे में हम लड़ के निलॉन्स कहाँ निकल गए, हम वहीं की वहीं प्राइस में काट रहे हैं, एक दूसरे को काटे जा रहे हैं। और निलॉन्स तो हम क्यों वैसा नहीं कर सकते, ये थॉट हर एसोसिएशन का डिस्कशन होता है। बट उधर कभी भी एसोसिएशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि वो माइंडसेट जो है ना कि मुझे कल ज़िंदा रहने के लिए आज माल बेचना पड़ेगा, किसी भी भाव में बेच दूँ, वो माइंडसेट में कमाई कभी नहीं होती। तो हेंस ऐसे कि मैं अगर कुछ नया करना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट ही करूँगा, थर्ड नहीं करूँगा। क्या आप ये एडवाइस करोगे कि तुम शुरू वहाँ से कर लो पर फिर प्रीमियम में शिफ्ट हो जाना? नहीं सर, ये भी नहीं करेंगे। आपको जहाँ पे आप आपकी एक टैगिंग हो गई ना, कस्टमर आपको उस नज़रिए से देखने लग जाता है, फिर उस नज़रिए को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। और इधर भी आप सस्ते में करोगे ना, उसमें भी लड़ाई उतनी ही है। मतलब आपको तो लड़ाइयाँ करनी है, मतलब चैलेंजेस तो छोटा करोगे बड़ा करोगे सेम है। मैं काफ़ी बार एग्जांपल देता हूँ कि मेरी अचार की इंडस्ट्री 1200 करोड़ की, मसाले की 40,000 करोड़ की है। अचार में भी 4000 प्लेयर है, मसाले में भी 4000 प्लेयर है। 4000 1200 करोड़ में लड़ रहे, 4000 40,000 करोड़ में लड़ रहे। तो लड़ाई तो दोनों ही जगह है। लेकिन अब 1200 में 4000 लोग लड़ेंगे तो सबके हाथ छोटा छोटा ही आएगा। मसाले में रखेंगे तो थोड़ा बड़ा तो आ जाएगा। तो बड़ा समुद्र खेलो, डे 1 से खेलना ही है तो बड़ा समुद्र खेलो, डे 1 से खेलना ही है तो बेटर प्रॉफिटेबिलिटी खेलो।
उस माइंडसेट में आ गए ना, तो उस माइंडसेट से इस माइंडसेट में आना इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके और वो आप कह रहे हो ना, आपकी इमेज बन जाती है, इमेज बन ठीक जाती है। जैसे एप्पल की एक इमेज बनी है कि यार प्रीमियम फ़ोन है, थोड़ा लाख 1.5 लाख का ही मिलेगा। वहीं पे शॉमी है जो कि यार ये एप्पल की कॉपी करते हैं, जी। ठीक है, और सस्ता मिलता है, सस्ता ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, वो एक इमेज बन गई है। इसको अगर हम टीवी या फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, अगर आपने किसी को एक्टर को बड़े पर्दे पर एज अ लीड हीरो देखा है तो आप उसको हीरो मान रहे हो जी। पर अगर कोई टीवी आर्टिस्ट है तो उसको हीरो मानना बड़े पर्दे में थोड़ी सी हिचकिचाहट मुश्किल हो जाती है, थोड़ा बिल्कुल। मुश्किल वो हो भले बड़े पर्दे से, हाँ, तो ये पोजीशनिंग, इसे पोजीशनिंग इसको पोजीशनिंग ही कहेंगे, ये बिल्कुल। पोजीशनिंग है आपकी और आपके ब्रांड की। हाँ, आप भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिए कि भाई बहुत अच्छा एक्टर है, कमाल का एक्टर है, हैंडसम है, सब कुछ है, लेकिन वो 4 टीवी सीरियल करके बाद जब थिएटर में अपने सिनेमा में आ गया ना, आप उसको कभी भी बड़ा सुपरस्टार मान ही नहीं पाते हो, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 7-8 मूवीज। करेक्ट करेक्ट। तो उसके बाद उसको बहुत प्रूफ करना Proof पड़ेगा बहुत proof अपने करना आप पड़ता का। है। इसीलिए कई ब्रांड्स क्या करती हैं, वो नाम बदल के दूसरा लॉन्च कर बिल्कुल, देती हैं, ठीक बिल्कुल। है, ये ऐसा करती ऐसे करती है, बिल्कुल। हाँ, ओके। सो अचार का आपका काम है और मसाले। अच्छा, मसाले की जब मैं बात सोचता हूँ दीपक जी, अब थोड़ा सा टॉपिक से हटेंगे यहाँ पे, मुझे 2-3 ही नाम सुनाई देते हैं, एक MDH, एक एवरेस्ट, एक कैच, जी ठीक है, यही नाम मुझे याद है जी। पर आप कह रहे हो 40,000 करोड़ का ये मार्केट है, तो क्या यही लोग रूल कर रहे हैं? नहीं सर, ये रूल तो पक्का कर रहे हैं। अगर हम बात करूँ तो लगभग MDH और एवरेस्ट और कैच आपने नाम ले लिया, तो ये अगर ये तीनों ही कंपनी को ले लूँ तो 15% 16% मार्केट शेयर ये 3 कंपनी के पास है, लेकिन 85 फिर भी बाहर है। वो कौन है फिर? सर हर स्टेट का एक हीरो है। हर स्टेट में एक कंपनी है जो 500 से 1000 करोड़ बेच रही है मसालों में, और कुछ 1500 करोड़ पे भी पहुंच गई है। तो बट अगेन अगर आप बोलोगे कि माइंड शेयर, तो मसाले में 2 चीज़ होती है, एक हल्दी मिर्ची धनिया और एक हो गया गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, ये मसाला। तो हल्दी मिर्ची धनिया आप किसी और की भी यूज़ कर लोगे क्योंकि डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आपको छोला बनाना है या चाट बनाना है तो आपको MDH के मसाले याद आएंगे, पाव भाजी बनाना है तो एवरेस्ट की पाव भाजी मसाला याद होगा। तो उन्होंने अपना जहाँ ब्लेंडेड है, जहाँ पे रियल मार्जिन्स होती है या जहाँ पे, तो वहाँ पे उन्होंने नाम ऐसा बना लिया कि ब्लेंडेड में उन्हीं की याद आती है। बट अगेन उस मार्केट में भी बहुत डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, एंड इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, इसको लेके चीज़ें बहुत अच्छे से चेंज हो रही। तो जो आज लीडर्स है वो कल भी रहेंगे या कोई नए बन जाएंगे, टाइम विल टेल, बट थिंग्स आर चेंजिंग। आप वो MDH के दादाजी से मिले हो? मिला हूँ सर। हाँ, हाँ, मिला। कैसा स्वभाव है उनका? दुबई में मिला था एक ही बार, एग्जीबिशंस थे, वो उनका भी स्टॉल था, तो वहाँ 1-1.5 मिनट ही मुलाकात हुई। बट आई गेस जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया होता है ना, वो हमेशा गिवर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारी तकलीफ़ें देखी होती है। तो उनके वो नॉर्मली पब्लिक अपीयरेंस में आते नहीं थे, तो उस बार एग्जीबिशन में आए थे, स्टॉल के बाहर कम से कम 50-100 लोग 1 बाय 1 उनसे मिलने जा रहे, तो हर एक को आधा मिनट 1 मिनट था, तो हम तो आशीर्वाद ही लेने गए थे, इतने बड़े व्यक्ति है तो। नाइस। अच्छा, एक बात बताइए, आप दीपक जी उस समय पे अचार का काम कर रहे थे 2001 में? हाँ जी। ठीक है, जब आमतौर पे घरों में अचार बनाए जाते थे जी, ठीक है, दादियाँ, हम तो 1962 से कर रहे हैं, तो हाँ हाँ, तो तब तो यही होता था कि घर में ही बनता था। या तो अगर आप शहर चले भी गए हो तो गांव से अचार आएगा आपका, हाँ, इवन विदेश भी जा रहे हो तो अचार लेकर जाना है आपको। और अचार एक ऐसी चीज़ है कि इंसान शायद स्वाद के लिए खाता है, ठीक है, टेस्ट के लिए खाता है, और जिसको जो पसंद आ गया वो उस पर टिका रहता है। तो क्या इस मेंटेलिटी से लड़ना पड़ा था आपको उस समय? बहुत। आपको भी तो हैबिट बदल रहे थे ना उस समय बहुत। 1962 से अगर हम बात करें तो 1962 से 1990 तक अचार बहुत छोटा मार्केट था, और आप जो बोल रहे हो वही है, तो उस माइंडसेट के साथ ही लड़ते हुए चल रहे थे, तो इसलिए कंपनी भी छोटी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द कंट्री 1991 में इंडाना करके घी आता है, उन्होंने अचार लॉन्च किया था, और उन्होंने नेशनल टेलीविज़न ऐड पे ऐड चलाई थी अचार की। फिर एक और महान घी करके आती है, अगेन नॉर्थ इंडिया की है, उन्होंने अचार लॉन्च किया। और सबसे बड़ा जो है मैगी ने 1996 में अचार लॉन्च किया। मैगी ने अचार लॉन्च किया? ये नहीं पता मुझे। तो और वो भी नेशनल, तो 91 से 96 में 3 लोगों ने अचार लॉन्च किया और नेशनल टेलीविज़न पे ऐड चालू की। तो वहाँ से एक बड़ा शिफ्ट आया कि अच्छा, इंडाना का मेन प्रोडक्ट घी था, उन्होंने अचार बंद कर दिया, महान का घी था बंद कर दिया, मैगी को जिस वॉल्यूम पे काम चाहिए नेस्ले को, उतना बड़ा अचार का मार्केट था ही नहीं, तो उन्होंने 2 साल बाद बंद कर दिया। प्लस वॉल्यूम चाहिए, प्लस वो जो उनका रेसिपी है वो नॉर्थ इंडियन रेसिपी है, वो साउथ में नहीं पसंद आ रहा है, वेस्ट में नहीं पसंद आ रहा है, तो आपको हर स्टेट का अलग रेसिपी देना है, जो हम देते हैं, लेकिन बीइंग MNC इतना कॉम्प्लेक्सिटी उनको लेना नहीं था। बट इन लोगों ने ऐड करने से क्या किया, मार्केट की साइज़ बड़ी हो गई, तो वो एक फर्स्ट साइज़ अचार बढ़ाने करने का काम उन्होंने किया। तो स्टार्टिंग का तो स्ट्रगल था कि लोग घर पे ही बनाते थे। सेकंड सबसे बड़ा एक्सपोजर आया 2003 से 2008, जब मॉडर्न ट्रेड का रिवोल्यूशन किशोर बियानी सर ने लाया बिग बाज़ार के नाम से।
तो वो जो उस समय था बाय वन गेट वन, जो कंपनी ब्रांड दे दो ये दे दो, तो ज़मीन से लेके छत तक आपने 100 कार्टन की 50 कार्टन की लेयर बना रखी है। और एक एक स्टोर में वो बिग डेज होता था, 15 अगस्त 26 जनवरी, लाइन लग के लोग आते थे। तो वहाँ जब लोग आते थे, अरे अचार लेना है, एक ट्राई तो कर लेते, बाय वन गेट वन मिल रहा है, 200 रुपये का अचार या 150 रुपये का अचार 75 में मिल रहा है। उसने पिकल मार्केट को सिग्निफिकेंटली और बूस्ट किया, क्योंकि वहाँ से जो अच्छा तो अचार तो बाज़ार का भी अच्छा ही लगा, तो अब अगले साल से नहीं डालेंगे, यही ले लेंगे। तो ये 2 इंसिडेंट हमारे इंडस्ट्री में आए जिसने मार्केट साइज़ को सिग्निफिकेंटली ग्रो किया। वन इज़ दो 6 years ऑफ बैक टू बैक एडवर्टीजमेंट एंड 5 years ऑफ मॉडर्न ट्रेड क्रिएटिंग कंज्यूमर्स फॉर द प्रोडक्ट। तो दीपक जी, मेरा एक क्विक क्वेश्चन है आपसे कि कितने वैरायटी के अचार आप बनाते हैं, और आपको अगर कोई एक चूज़ करना हो कि यार ये मेरा फेवरेट है, वो कौन सा होगा? हम वैरायटी 12-13 ही बनाते हैं, क्योंकि कमर्शियली बेचने में वैराइटीज़ वही ज़्यादा, बाकी मतलब आप एक एक बना लेंगे, कटहल का बना लेंगे तो 500 लोग में से एक आदमी खाएगा, मतलब वो बहुत रेगुलरली नहीं खाया जाता है। तो हम वैरायटी 12-13 बनाते हैं, बट एवरी स्टेट के लिए वही आम, मिक्स पिकल, मिर्ची, नींबू, यही 4 सबसे कॉमन है। वो एवरी स्टेट की रेसिपी अलग है और उसका नाम भी अलग है। जैसे हम उसी को महाराष्ट्र में असल मराठी के नाम से बेचते हैं, राजस्थान में रंगीलो राजस्थान के नाम से बेचते हैं, दिल्ली में दिल्ली दरबार के नाम से बेचते हैं, तो ये पंजाब में शेरे पंजाब के नाम से बेचते हैं। रेसिपी अलग है, पंजाब में पंजाब वाली रेसिपी है, राजस्थान में राजस्थान वाली रेसिपी है। तो उसमें मेरा जो फेवरेट है वो आपका जो शेरे पंजाब का जो मिक्स पिकल होता है, जो जिसमें कच्ची घानी सरसों का तेल है, खड़े मसाले हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। ये आपका फेवरेट अचार है, ठीक है। ओके, सो अब आपने 25 साल हो गए बिज़नेस करते हुए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज की डेट में ये सारी नॉलेज आपके पास होती और कुछ बिजनेसेस ऑप्शन होते, तो टॉप 3 आप किन बिजनेसेस में जाते? हाँ, मैं 2 चीज़ पक्का समझाऊँ। आज के डेट में टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग, अगर ये चीज़ की समझ मुझे आज से 25 साल पहले होती तो इन 2 चीज़ को मैं बहुत तरीके से यूज़ करता, बिकॉज टेक्नोलॉजी आपको स्केल और रिपीटेबिलिटी देती और मार्केटिंग आपको ब्रांड का प्रीमियम देता। तो लर्निंग अगर बोलूँ तो टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग को मैं बहुत तरीके से यूज़ करता। और सेकंड में बड़ी कैटेगरीज में जाता छोटी की जगह, बिकॉज एफर्ट बड़ी और छोटी में लगना सेम ही था, लेकिन छोटी कैटेगरीज में एफर्ट लगा के भी रिजल्ट कम आता, बड़ी कैटेगरीज में बड़ा आता। तो चाहे मैं अगर FMCG की बात कर लूँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर लूँ, या जिससे मैं करता हूँ, तो बड़ी कैटेगरी एंड हाउ डू आई यूज़ मार्केटिंग एंड हाउ डू आई यूज़ टेक्नोलॉजी, ये चीज़ में हमेशा ध्यान रखता हूँ। तो क्या बिजनेस होते हैं वो? सर एक्चुअली बोरिंग बिजनेस पैसे बनाते हैं, जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग है, पेट्रोलियम है, सीमेंट है, स्टील है, वहाँ पे कुछ नहीं, बस वही रिपीट है, बट उसके अंदर एक कमोडिटी साइकिल है। बट अगर आप उसको राइट तरीके से कर जाओ तो उसमें एक रिपीटेबिलिटी का पैसा बहुत है। बट अगेन यू हैव टू बी अ बेटर एग्जीक्यूटर ऑफ एवरीथिंग, अदरवाइज उसमें भी पैसे लोगों के जाते हैं। तो एक बेटर एग्जीक्यूटर उसमें भी लगता है। बट बोरिंग बिजनेसेस, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, आपके इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, सभी में पैसा अच्छा बनता है। बिकॉज जहाँ पे लोग डिसाइफर नहीं कर पाते कि इसके पीछे का क्या, हमारे अचार में सबसे इंपॉर्टेंट इतने की कैरी होगी, इतने का मसाला होगा, इतने का तेल होगा, तो इतने रुपए का होना चाहिए। लेकिन वही फेस क्रीम में उसमें इतने सारे केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं कि इसका क्या रेट है किसी को ही नहीं पता। तो वहाँ पे जो है आप डिसाइफर चीज़ों को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। वो इलेक्ट्रॉनिक्स में टेक्नोलॉजी आप डिसाइफर नहीं कर पाते, तो वहाँ पे मार्जिन्स बेटर क्रिएट हो जाती है। ओके, AI का कितना इम्पैक्ट है आपके बिजनेस में या जॉब क्रिएशन में, या आप क्या देखते हो AI को फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए सर, AI कुछ जॉब्स तो पक्का ही ले रहा है। फास्टेस्ट जो है आपके मार्केटिंग वाले जॉब्स, सबसे पहले जो डिजिटल मार्केटिंग, ये सब काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस करके दे रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि AI को अगर हम टूल की तरह यूज़ करें और उसको टूल लेके हम काम करें, तो हम अगेन ग्रोथ को और मल्टी फेसेट और हायर स्पीड ले सकते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन हम यही सोचते हैं कि ये तो टूल है, इस टूल को कैसे यूज़ करें, इस टूल को कैसे हम लर्न करें। और अभी तो बिगनिंग हुई है, इट्स जस्ट द बिगनिंग, बट अगले 1-2-3 साल में ये जॉब्स भी लेगा, बट बिजनेसमैन के हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल भी देगा ग्रोथ के लिए। तो लोगों को डरना चाहिए AI से? लोगों को AI के लिए तैयार होना चाहिए ताकि उसका वो फ़ायदा ले सके। मुझे यही लगता है कि मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि एक तलवार है, अगर उसको जिसको चलाना आती है उसके हाथ में दे दो, तो वो तलवार का काम किसी चीज़ को काटना है वो काट देगा, और जिसके हाथ में दे दो जिसको चलाना नहीं आता वो खुद को ही काट देगा या खुद के पैर में लगा देगा।
तो एआई को भी मैं एक टूल मानता हूँ। जैसे आज से हमने हमेशा से टेक्नोलॉजी आती गई और ये कहा कि मैं इसमें क्लासिकल एग्जांपल लेता हूँ यूएस का ही, क्योंकि यूएस में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, वहाँ से चीज़ें बाहर गई। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आया, वो जापान लेके गया। फिर उसके बाद वो आईटी रिवोल्यूशन लेके आया, तो उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट रिवोल्यूशन जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल और ये आ गया। तो एवरी टाइम एक चीज़ आपकी चली गई तो आपने अगली चीज़ से अपना कंट्री को खड़ा किया। तो ह्यूमन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इज़ ह्यूमन्स आर अडेप्टेबल, वो समय के साथ अपने आप को बदलते हैं। तो डरना नहीं चाहिए, उल्टा करना चाहिए कि ये टूल है, इसका मैं कैसे अपने आप को इसके अराउंड अडेप्ट करूँ ताकि मैं इसका लिवरेज ले सकूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाइप ज़्यादा है, ठीक है, डराया ज़्यादा जा रहा है कुछ सेल करने के लिए लोगों को। एआई ऑफ कोर्स कुछ जॉब ज़रूर लेगा, पर इंसान की, ह्यूमन की जो एबिलिटी है वो शायद उतनी जल्दी नहीं हैम्पर होगी, ठीक है। और जैसे मुंशी चले गए, कंप्यूटर आ गए, टैली जैसे सॉफ्टवेयर आ गए, तो उनको करने के लिए भी तो लोग ही चाहिए, टूल्स हैं बिल्कुल, लोग ही चाहिए ना। तो आप वहाँ पे सब शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा जो डराया जाता है कि हवा बनाया जाता है एआई आ जाएगा सब कुछ ले जाएगा, नहीं, जब कंप्यूटर आए थे शायद तब भी ऐसा ही डर था। कहावत जो है ना पुरानी बहुत प्यारी है कि इट इज़ नॉट द फास्टेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट और द टॉलेस्ट दैट विल सर्वाइव, इट इज़ द वन हु विल अडेप्ट। मतलब जो सबसे बड़ा था डायनासोर था, लेकिन ख़त्म हो गया क्योंकि समय के साथ अडेप्ट नहीं हुआ। लेकिन कॉकरोच और चींटी जब भी थी, आज भी है, क्योंकि आप आज उसके ऊपर बेगॉन मारेंगे तो वो 15 दिन में अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगी कि सेम बेगॉन के फार्मूले से वो नहीं मरेगा, आपको फार्मूला भी चेंज करना पड़ेगा। तो आप अपने आप को अडेप्ट करते चले जाओगे तो आप हमेशा रहोगे, और मनुष्य ने भी वही किया है, आप अपने आप को अडेप्ट करते चले गए हैं। तो हमारी स्ट्रेंथ जो है इज़ बीइंग अडेप्टेबल। तो इसलिए डरना नहीं है, अडेप्ट करना है। हम अडेप्ट कर गए तो हम इसको भी एज अ टूल यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। एक कहावत और है कि योर फर्स्ट करोड़ इज़ ऑलवेज टफ, ठीक है, उसके बाद की जर्नी आसान हो जाती है। ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ, उसमें मतलब मैंने जो सुना है, यू नेवर आस्क द पर्सन हाउ डिड ही मेक हिज फर्स्ट मिलियनर, बिकॉज उस फर्स्ट मिलियन, बिकॉज उसमें अंदर आपको साम दाम जन भेद छल बल कपट सब करना पड़ता है, राइट। आप कुछ, कोई व्यक्ति टैक्स भी चुराता है, कोई व्यक्ति गलत चीज़ भी करता है, सब कुछ करता है, झूठ भी बोलता है, सब कुछ करता है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी, बिकॉज वो जर्नी सर्वाइवल की है। जब आप सर्वाइव कर जाओगे तो फिर वहाँ से जब आप उस सोच से निकल जाओगे कि कल की रोटी कहाँ से आएगी, फिर आप बेटर कर पाओगे। इसलिए जब तक सर्वाइवल है वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए पहला करोड़ सबसे डिफिकल्ट है, बिकॉज आपको सर्वाइव की तरफ ले जा रहा है। और उस फेज़ में आप बहुत कुछ सीख जाते हो, अबाउट बिजनेस, अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल। तकलीफें ही सिखाती है, सक्सेस कभी नहीं सिखाता। आपकी तकलीफें बहुत हुई हैं? हाँ सर, मैं काफ़ी बार कहता हूँ कि मुझे आप बोलोगे कि लाइफ में क्या मिस्टेक्स किए, क्या गलत किया है, तो मैं 50 पन्ने लिख पाऊँगा, क्या अच्छा किया है तो शायद से 5 ही लिख पाऊँगा। तो मिस्टेक्स ही बेटर ज़्यादा हुई है। कोई टॉप 3 मिस्टेक्स जो आपको याद हो अपनी? सबसे बड़ी मिस्टेक जो है कि काफ़ी चीज़ें जो करी अलग हटके, वो छोटे स्केल पे नहीं करी, बड़े स्केल पे करी। तो द गुड पार्ट वाज अच्छा काम किया, अलग करने की कोशिश की। द बैड पार्ट वाज उसको छोटे पे ट्राई करने की जगह उसको स्केल पे ट्राई किया, इसलिए इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट भी बड़ा आया। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमन फिनोमिना। मैं बोलूँ, अगर मैंने 10 बार अगर एक ही मिस्टेक को रिपीट किया है तो यही मिस्टेक को रिपीट किया है, जो मैं शायद से मल्टीपल टाइम सेम गलती करता रहा, अब सीख गया तो अब नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक रही है, और इसी थॉट प्रोसेस के कारण ही अधिकतर मेरी मिस्टेक्स लाइफ में रही है कि आई हैव डन थिंग्स एट स्केल, न्यू थिंग्स एट स्केल। तो उसमें फिर लॉस भी हुआ तो बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि आपका स्केल बहुत बड़ा था। ओके, नाइस। तो ये गलती आपकी है। एक बात बताइए दीपक जी कि आपके साथ अभी 1 घंटा तकरीबन मैंने बात करी है। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि बिज़नेस का माइंडसेट आपने बताया अभी जी, शुरू कर दो, ठीक है। अगर आपके अंदर पैशन है, आपके अंदर फायर है, जस्ट स्टार्ट, ठीक है। ज़्यादा चक्करों में मत पड़ो कि क्या पहले मुझे ये सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। वो आपको ये सफ़र सिखा देगा जी, ठीक है। बस आपको मैदान छोड़कर जाना नहीं है। आप आउट नहीं हो सकते यहाँ पर। आउट होने की एक ही तरीका है कि आप मैदान छोड़कर चले गए। राइट, सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हमने कई फाइनेंस की बात करी, लीगल की टीम की, रिसोर्सेज की बातें करी। ये सब आपको समझ में आना चाहिए, ये सीखना पड़ेगा आपको। आज नहीं तो कल आप मिस्टेक कर दोगे अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, आपको ये ज्ञान नहीं है, ठीक है। इतना सब हो गया है, व्यक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया है, थोड़े पैसे उसको आ गया। हम मार्केटिंग भी आपने कहा इट्स इंपॉर्टेंट कि आप किसको बेचना चाहते हो। और आपने 3 क्राइटेरिया बताया कि इंडिया में 2 करोड़ के लोग भी हैं, 40 करोड़ है, फिर 100 करोड़ है, ठीक है। तो आप किसको टैकल करना चाहते हो, और आपने कहा प्रिफरेबली
फर्स्ट और सेकंड को ज़्यादा टैकल करना चाहिए आपको, या उनको सर्व करना चाहिए। बाय योर सर्विसेज, बाय योर प्रोडक्ट, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। वो वहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी समझ में आएगी, ठीक है। फिर आपने किया कि एक होता है बिजनेस जो पैशन ड्रिवन बिजनेस है, ठीक है, जिसमें आपका पैशन इन्वॉल्व है, आप बहुत पैशनेट हो उस बिज़नेस को लेकर, ठीक है। एक होते हैं बोरिंग बिजनेसेस जिसमें वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, आपको जो लेबर हैं उनसे बार बार डील करना पड़ रहा है, वहाँ पे है तो बोरिंग पर पैसा ज़्यादा बनता है। बिल्कुल। मेहनत कम लगती है या मेहनत उतनी कहेंगे? मेहनत लगती है। जब भी अगर आप एक रूटीन कर रहे हैं तो वो शायद से नहीं, लेकिन जब भी स्केल करना है तो आपको एक जोन से बाहर निकलना है तो मेहनत उसमें भी लगती है। मेहनत उसमें भी लगेगी, बट यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा समझ में आएगी आपको, ठीक है। आज के दिन में अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसको टेक समझ में आना चाहिए, मार्केटिंग समझ में आनी चाहिए, दो टूल्स की जानकारी और समझ, और उसका राइट यूज़ क्या है, ऊपर ऊपर का नहीं आपको, राइट। हाँ, बिकॉज टेक्नोलॉजी विल गिव यू स्पीड एंड मार्केटिंग विल गिव यू ऑडियंस प्रॉफिटेबिलिटी। हाँ, ऑडियंस विल गिव यू प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज आपने उनके दिमाग में घर बनाया। तो पैसा कहाँ से ज़्यादा कमाओगे? मार्केटिंग से। स्पीड ऑफ ग्रोथ कहाँ से लाओगे? टेक्नोलॉजी से। तो ये दो चीज़ ज़रूरी है। ये हो गया। उसके बाद आप अपना कोई भी काम है वो शुरू करें। पहला करोड़ हमेशा टफ होता है क्योंकि उसमें साम दाम दंड भेद सब लग रहे होते हैं, और जब आप वो बना लोगे, यानी कि आपने अगर एक साल में 1 करोड़ कमा लिया अपने बिजनेस से, तो आप उसको बिजनेसमैन बोलोगे? बिल्कुल, ठीक है। 1 करोड़ इज़ अ डिसेंट इनकम अगर आप बिजनेस से कमा पाए तो। ओके, एक साल में 1 करोड़ अगर आपने और वो भी बिजनेस में। एक होता है ट्रेडिंग की, मैंने कोई चीज़ खरीदी बेच ली, वो ट्रेडिंग हो गई। तो ट्रेडिंग में काफ़ी बार तेजी मंदी भी होती है, तो आपको किसी साल 1 करोड़ की कमाई हुई तो एक साल 50 लाख का 70 लाख का नुकसान भी हो सकता है। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा, बिकॉज बिजनेस इज समथिंग विच इज सस्टेनेबल। ओके, अब 1 से 100 करोड़ की जर्नी में क्या बदल जाता है फिर? 1 से 100 करोड़ की जर्नी में सबसे चीज़ जो बदलती है इज़ जो हम बात कर रहे थे कि हैंड ओवर करना किसी को, वो सबसे बड़ी तकलीफ होती है। और इंडियन एंटरप्रेन्योर्स में सबसे बड़ा तकलीफ ही वो है कि मैं किसी और को नहीं दे सकता। छोटे बिजनेस की, बड़े वाले तो बहुत क्लियर समझते हैं कि प्रोफेशनल्स ही आएंगे, प्रोफेशनल्स ही स्केल करेंगे, लेकिन छोटे वाले बिजनेस में कि हाँ 1 करोड़ तक की मेरी जर्नी थी, अब 1 से 100 की जर्नी जो है वो प्रोफेशनल्स की है। बिकॉज यू हैव नाउ अ मॉडल विच इज़ सक्सेसफुल मॉडल, इट हैज़ टू बी रिपीटेड एट स्केल। एंड ब्रह्मा का देखो, ब्रह्मा का मूल तत्व क्रिएटर ही है, तो ब्रह्मा को अगर आप वहीं रहने दोगे ना तो वो एक्सपेरिमेंट करते ही रहेगा। तो जो अच्छी चीज़ है उसको ख़राब भी कर देगा, क्योंकि क्रिएटर उसका एक फंडामेंटल तत्व है। तो आपने एक चीज़ बना दी, अब उसको किसी को रिपीट के मोड पे दे दो और आप अपने अगली चीज़ पे चले जाओ। तो ये एक चीज़ जो है 1 से 100 की सबसे बड़ी जो जर्नी है, गेट राइट पीपल हु विल हेल्प यू स्केल द बिजनेस एंड लीव स्लोली स्टेडीली थिंग्स इन देयर हैंड। ये सबसे बड़ा चीज़ है। ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट नहीं है एक बिजनेसमैन का, गेटिंग द राइट पीपल ऑन बोर्ड? गेटिंग द राइट पीपल ऑन बोर्ड पेन पॉइंट भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि है नहीं। दोनों ही चीज़ें। अच्छे लोग लाना भी मुश्किल है, लेकिन अच्छे लोग आते भी है तो आप उनको होल्ड नहीं कर पाते बिकॉज आप उनको एनवायरनमेंट नहीं देते। तो और आज इंडिया काफ़ी हद तक प्रोफेशनल हो चुका है। देयर आर गुड पीपल हु डू थिंग्स ऑन रिपीटेड लेवल, स्केल लेवल पे आज काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल है। जो हम बोले कि इतना टैलेंट हमारा पूल यूरोप यूएस जा चुका है, तो वो सारा चीज़ तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। बट उसमें मैंने ये दोनों चीज़ देखी कि एक बार मुझसे छूटता भी नहीं है, ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। आपने इस 25 साल की जर्नी में बहुत सारे लोगों को हायर किया होगा, क्या वो क्वालिटीज़ आप देखते हो कि भाई इसको तो नहीं ही हायर करूँगा मैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना कि अलग अलग चीज़ में अलग अलग होता है। हम उल्टा बोलता हूँ, मुझे इस पोजीशन के लिए हायर करना है तो मुझे कैसा व्यक्ति चाहिए, उसकी क्लैरिटी अगर आपके पास हो तो किसी भी पोजीशन पे आप व्यक्ति को हायर कर रहे हैं ना, तो एक एस्पेक्ट है कि जिसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। जॉब डिस्क्रिप्शन की मुझे इससे क्या क्या करवाना है, राइट। लेकिन उसके अलावा कि ये आदमी इस रोल पे आएगा तो कौन सा व्यक्ति सक्सेसफुल होगा, किस प्रकार की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, किस प्रकार की उसकी चीज़ें होनी चाहिए, वो अगर आप नोट करके इंटरव्यू में करें। हम काफ़ी बार हमको गट फीलिंग पे व्यक्ति अच्छा लग जाता है, कोई बात करने में अच्छा होता है, हम उसको रख लेते हैं। तो ये आदमी कब सक्सेसफुल होगा कि उसके अंदर ये खूबियाँ होगी। ये आदमी को मुझे क्या देना पड़ेगा अपने तरफ से जिसके कारण उसका सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो तो हम कभी लिखते ही नहीं। मुझे क्या क्या उसको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, बिकॉज सी परफॉर्मेंस इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एबिलिटी मतलब क्षमता, मल्टीप्लाइड बाय मोटिवेशन मतलब उत्साह, मल्टीप्लाइड बाय एनवायरनमेंट मतलब माहौल। एबिलिटी आपको लानी पड़ेगी व्यक्ति के साथ, एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा उसको,
परफॉर्मेंस करने के लिए। मोटिवेशन पार्शियली आप दोगे, पार्शियली उसके अंदर का होगा। तो एक चीज़ प्योरली व्यक्ति के अंदर की है, एक प्योरली एनवायरमेंटल बाहर की है जो आप दे रहे हो, और एक मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है। काफ़ी बार हम एबिलिटी एवरेज ले आते हैं, एनवायरनमेंट देंगे तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी। एबिलिटी अच्छी ले आते हैं लेकिन एनवायरनमेंट ही नहीं देते तो परफॉर्मेंस फिर भी नहीं होगी। तो हमको ये तीनों एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। एम आई क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर परफॉर्मेंस हैपन? एम आई गेटिंग द पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी फॉर दैट जॉब? कोई व्यक्ति ने किसी कंपनी में काम करके डिलीवर किया होगा, बट मेरे यहाँ पे वो एनवायरनमेंट ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं उदाहरण के तौर पे, मैं एक सप्लाई चेन हेड के लिए हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे। तो मेरे पास 3 कैंडिडेट में से एक लीवर्स में से थे, एक और ऐसी कोई एमएनसी में से थे, और तीसरे हमने एक मिड साइज़ कंपनी में से लिए थे। अब वो जो दोनों कंपनी के लोग थे, उनका प्योर सप्लाई चेन में प्योर काम जो था डेटा ड्रिवन था। मतलब उनके पास इतना माइक्रो डेटा था कि मुझे डिसीजन मेकिंग ऐसे लेने होती, ऐसा हो जाएगा। और पूरे इंटरव्यू में बता रहे थे मैं कैसे करता हूँ। मेरे को बहुत क्लियर हो गया यार, इतना डेटा, इसका आधा डेटा भी मेरे यहाँ नहीं है। तो ये आदमी आज, अच्छा इसने डेटा खुद ने बनाया है या जिस कंपनी में गया वहाँ वो एनवायरनमेंट ऑलरेडी था, तो वो 10 सालों से वहाँ ऑलरेडी था। वो व्यक्ति मेरे यहाँ आएगा तो फेल कर जाएगा, क्योंकि मेरे को उतना डेटा आज मेरे पास है ही नहीं। वो डेटा बनाने की ज़रूरत है पहले। जब डेटा बन जाएगा तो परफॉर्म कर जाएगा। तो मुझे इंटरव्यू में भले ही कितना ही अच्छा आदमी लगा, बिकॉज ही इज़ स्पीकिंग राइट, ही इज़ टॉकिंग राइट, ही इज़ मेकिंग राइट डिसीजन, बट ऑल ऑफ दोज आर बेस्ड ऑन अ स्ट्रॉन्ग डेटा फ्रेमवर्क। उस वक्त तक मेरे कंपनी में वो डेटा फ्रेमवर्क है ही नहीं, एंड उसने डेटा फ्रेमवर्क बनाया नहीं अपने हाथ से, उसको मिला है उस कंपनी में। यहाँ बनाने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो इन एब्सेंस ऑफ टोटल डेटा भी काम कर पाए और धीरे धीरे वो डेटा फ्रेमवर्क भी बना पाए। तो मुझे शायद से x के जगह x-5% लेना पड़ेगा, बट वो मेरे यहाँ बेटर काम कर जाएगा, फ्रस्ट्रेट फील नहीं करेगा और वहाँ तक ले जाएगा। वो ऊपर वाला आके 6 महीने में रिज़ाइन करके चला जाएगा कि मैं कहाँ गया, क्योंकि मेरे को एनवायरनमेंट ही नहीं मिला। तो आपको ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। सो एज अ फाउंडर एबिलिटी आप चेक करोगे, एबिलिटी उसका रेज्यूमे, उसका सीवी से आप चेक कर लोगे, या इंटरव्यू से बात करके चेक कर लोगे आप। और मोटिवेशन दोनों तरफ से होना चाहिए कि वो भी मोटिवेटेड होगी मुझे आगे बढ़ना है, और आप भी मोटिवेटेड होगी तुमसे ज़्यादा काम लेना है और तुम्हें भी आगे बढ़ाना है एज बिल्कुल होल करियर। एंड में आप कहते हो इन्वायरमेंट वो टोटली ऑर्गेनाइजेशन का है कि वो कैसा इन्वायरमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को दे पा रही है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नहीं होना चाहिए व्यक्ति में। तो अगर जैसे कि कोई स्टूडेंट देख रहा है या कोई कहीं जॉब लेने जा रहा है, देखिए सबसे पहले 2 ही तत्व है, मैंने 2-3 इस पर कह दिया। तो ये है कि एक तो जिस व्यक्ति में भूख नहीं वो आपके काम का नहीं। तो क्या नहीं होना, भूख नहीं, मतलब भूख होना ज़रूरी है। अगर भूख नहीं तो वो व्यक्ति नहीं लेना, बिकॉज किसी भी चीज़ का जो मूल तत्व है कि इफ़ आई एम हंग्री आई विल फिगर आउट। ये आप जज कैसे करते हो उसके अंदर भूख है या नहीं? आप काफ़ी बार जब व्यक्ति को इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हो तो आप पूछते हो क्या क्या चैलेंजेस आए थे, राइट? उस चैलेंजेस को कैसे सॉल्यूशंस ढूंढे थे, क्या फिगर आउट किया था, क्या तकलीफ़ें आई थी। उस क्वेश्चंस में समझ में आता है कि इसने किस एफर्ट तक जाके उस चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश की थी। काफ़ी बार आदमी बोलता है हमने ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट किया था, और आप वहीं पे स्टॉप हो जाते हो। आप उसी क्वेश्चंस के नीचे के तर पे जाते जाए ना, क्योंकि जब वो प्रोजेक्ट हुआ था ना, उस प्रोजेक्ट का वो एक व्यक्ति था, उसमें शायद से 8-9 लोग और थे। किसी और ने किया होगा, इसने नहीं किया होगा, बट इसने स्टोरी टेलिंग में बता दिया कि मैंने किया था या हमने किया था। इसका रोल क्या था? एज यू कीप गोइंग इन दैट इंटरव्यू क्वेश्चन कि फिर क्या आया था, फिर क्या चैलेंज आया था, फिर क्या किया, फिर कहीं अटके थे क्या, फिर क्या किया, फिर कैसा, तो वहाँ पे जब वो बताता है ना कि हाँ ये किया था, फिर यहाँ पे अटके थे, ऐसा है, तो वहाँ से समझ में आता है कि इसके अंदर भूख थी। ये फिगर आउट करता चला गया, फिगर आउट करता चला गया, फिगर आउट करता चला गया। तो भूख इज़ समथिंग विच इज़ फंडामेंटल। एंड अगर हम सेकेंड एस्पेक्ट देख रहे हैं तो एक ऐसा आदमी, अब हम 1 से 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, अभी हम 1 करोड़ की बात पे आ गए, तो 1 से 100 करोड़ के जिसमें हम जो बोले विष्णु, विच इज़ रिपीटेबिलिटी, जिसमें डिसिप्लिन होता है। तो आपको काफ़ी बार आपके जैसे ही लोग पसंद आ जाते हैं, राइट? तो आप ब्रह्मा हो और आप एक और ब्रह्मा लेके आ जाते हो। आपको ब्रह्मा नहीं चाहिए, आपको विष्णु चाहिए जो रिपीटेबिलिटी में करता है, जो बार बार उसी चीज़ को करता है। तो उसने रिपीटेबिलिटी को कैसे स्केल अप किया, कैसे SOP की प्रोसेसेस को बिल्ड करता है, वो वाले एस्पेक्ट्स है। तो क्या होना नहीं चाहिए, तो एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन नहीं चाहिए उस पॉइंट पे। डिसिप्लिन का एब्सेंस हो या उसके पास वो गैप हो तो अगेन चैलेंज है। एंड थर्ड, व्हेन यू आर बिल्डिंग अ टीम, वो व्यक्ति लोगों से कैसे काम करा सकता है। एबिलिटी टू मैनेज टीम, एबिलिटी टू मैनेज पीपल। पीपल आर समटाइम्स ग्रेट परफॉर्मर्स बट दे आर नॉट ग्रेट लीडर्स। सो क्या आप ग्रेट लीडर वाला गुण भी रखते हो,
वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ये तीन चीज़ें अगर आपके अंदर नहीं है तो हायर होने में नहीं, आप तो नहीं करोगे एटलीस्ट, ठीक है, जी, कोई और जी। कर लेगा। नाइस। सो फिर अब हम उसी पे आ जाते हैं। हम 1 से 100 करोड़ की जर्नी में जा रहे हैं जिसमें हम बहुत स्केल कर रहे हैं, बहुत रिस्क आएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम एनीबडी, यानी कि इन्वेस्टर, फंडिंग, लोग 1 से 100 में जा सकते हैं? गए हैं, जा सकते हैं, पॉसिबल है। यू माइट हैव एग्जाम्पल्स ऑफ दैट ऑल्सो एंड यू विल हैव एग्जाम्पल्स ऑफ फंडिंग ऑल्सो। सिंपल ये है कि अगर हम बोले फंडिंग इज़ अगेन अ रिसोर्स, ईंधन है किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने का। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मुझे 2 साल में उतना बड़ा बिजनेस करना है, तो आप बिना पैसे के भी धीरे धीरे 10 साल में इंटरनल फंडिंग से भी काम कर सकते हो। आपको फ्यूल एज अ रिसोर्स हेल्प करता है कि आपको ट्रेन को ज़्यादा तेज़ी से दौड़ाना है तो ज़्यादा कोल डालना पड़ेगा, तो ज़्यादा स्टीम पैदा करने के लिए, तो वो पैसा वो काम करता है। स्पीड ऑफ ग्रोथ के लिए पैसा हेल्प करता है। वही चीज़ आपको 5 साल के जगह 10 साल में करनी है तो शायद से इंटरनल फंडिंग से भी हो जाए। ओके। सो अगर आप इन्वेस्टर से पैसे ले रहे हैं या फंडिंग ले रहे हैं, तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि मुझे बहुत स्पीड में आगे जाना है, क्योंकि शायद मेरा बिजनेस ऐसा कोई कॉपी कर लेगा, नए लोग आ जाएंगे, मार्केट बदल जाएगा, तो मैं जितनी जल्दी, जैसे वो KGF में रॉकी भाई ने 9 की 9 खदानें खोद दी थी, जल्दी जितना सोना है सब निकाल लो, ये फंडिंग है, ठीक है, कि जितना जल्दी मैं फैल जाऊं, जितने लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर लें, जितने लोगों तक मेरा एडवर्टीजमेंट पहुंच जाए, ये फंडिंग आपकी यहाँ हेल्प करेगी। पर क्या फंडिंग आपकी इंडिपेंडेंस ले लेती है, फ्रीडम ले लेती है? देखिए, आप फ्रीडम को किसको डिफाइन करते हैं? अगर मैं बोलता हूँ कि जो भी इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर का और आपका आउटकम तो सेम ही है कि पैसे से पैसा बनाना है, राइट? नाउ इन्वेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो आपको सवाल पूछेगा, मतलब जैसे हम किसी भी घोड़े को देखेंगे तो इस तरह जो कमान लगी होती है आपको बाजू का नहीं दिखता, सामने का ही दिखता है। वैसे बिजनेसमैन को धीरे धीरे जो उसने सोच रखा है ना, उसी एग्जीक्यूशन में प्लान करता है, तो वही चीज़ को देखता है, वही चीज़ को करता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपको चैलेंज करते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये करना सही है क्या, ये करना गलत है क्या, ये आप कर रहे हो, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। इसको आप एप्स ये सोचे कि ये मेरा फ्रीडम ले रहा है, या ये सोचे कि ये मुझे 4 चीज़ें जो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही वो भी मुझे बता रहा है, एस्पेक्ट वही है। तो मुझे इतना ही मानना है कि एम आई लुकिंग एट एज अ लॉस ऑफ फ्रीडम, एम आई लुकिंग एट इज somebody is challenging me, because the more I get challenged, more I will be open to learn more and see more. तो ग्रोथ माइंडसेट अगर आपका है एज अ पर्सन तो फ्रीडम नहीं जाता है। अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे रोज़ टोकने वाला आ गया, रोज़ बोलने वाला आ गया। ओके। सो 1 से 100 में भी कोई खास ज़रूरत नहीं है कि आप फंडिंग लो, इन्वेस्टर के पीछे जाओ, ऐसा कोई खास ज़रूरत? स्पीड ऑफ ग्रोथ पे डिपेंड करेगी, आपको कितने तेज़ी से जाना है, कितनी स्पीड से जाना है आपको, उस पर डिपेंड करता है। आप होते, अगर मतलब आपसे पर्सनल सवाल है, आप लेते 1 से 100 करोड़ की जर्नी में फंडिंग? कोई भी बिजनेस होता है XYZ, अगर मुझे आज के ज़माने में बोलेंगे तो मुझे एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग आ गई है, मुझे मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मुझे स्पीड से ग्रो करना है। आज अगर मैं हूँ वापस, अगर मैं बात करूँ कि 100 बिजनेस 100 करोड़ के खड़े करने हैं, तो उन एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग दिलवाऊंगा कि नहीं दिलवाऊंगा, या जो भी है, तो हाँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि 25 चीज़ें नहीं क्या करनी है वो समझ में आ गया, और अब ग्रोथ फास्ट करना है, आइडिया सही है, तो आप फंडिंग ले लो ताकि 1 से 100 हम फास्टर पहुँच सकते हैं। तो बिकॉज एक्सपेरिमेंटेशंस जो करने थे, समझने थे, तो समझ में आ चुके हैं, तो फंडिंग लेके अगर हम 100 करोड़ तक फास्ट पहुँच सकते हैं तो आई विल बी ओके विद दैट। ओके। सो 1 से 100, अब 100 से 500 कुछ बदलता है इसमें? मेहनत, ज़्यादा घंटे काम करना, ऐसा कुछ? नहीं, इनफैक्ट 100 से 500 में अब जो चेंज होता है, अब आपने रिपीटेबिलिटी कर दी। अब 100 से 500 में आपको इज़ द जर्नी ऑफ गोइंग डीपर एंड डीपर इनटू द सेम थिंग। एक होता है कि मेरे पास एक तरीका था, मैंने उसकी तरीका सीख लिया, उसको मैंने सब जगह बीज डाल दिया, मुझे फसल आ गई। अब 1 एकड़ में किसान हैं हम लोग, तो भाई 30 किलो भी केला आ सकता है, अभी हमको 12-13 किलो ही आ रहा है। तो बेसिक पेड़ लगाओगे तो 12-13 किलो एक पेड़ पे एकड़ आ ही जाएगा, केला आ ही जाएगा। लेकिन आप उसके ऊपर ही बेटर काम करोगे और बेटर मिनरल्स डालेंगे, बेटर फार्मिंग करेंगे, तो 30 किलो भी निकला जा सकता है। तो नेक्स्ट जर्नी इज़ टू गो डीपर 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 इनटू फर्दर बिल्डिंग द ब्रांड। वही सामान जो अभी आप सप्लायर से लेते थे, अब वो मैं खुद ही कैसे बना लूँ, इस पे आ जाते हैं क्या? नहीं, वो तो ना वो नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने अचार बॉम्बे दिल्ली में लॉन्च किया, राइट? दिल्ली के अंदर मोटा मोटी 60,000 दुकानें हैं। अब मैंने एक बार लॉन्च कर लिया, अब 60,000 दुकानों में से कहीं मेरे बंदे की रिलेशनशिप थी, कहीं मेरे डिस्ट्रीब्यूटर की रिलेशनशिप थी, 2,000 से 3,000 दुकानों में मेरा माल रख दिया और वहाँ से बिकने लग गया। लेकिन दिल्ली का ट्रू पोटेंशियल है कि 60,000 दुकानों से माल बिके, नंबर 1।
नंबर 2, हर दुकान से मेरा मैक्सिमम मेरा ही बिके, राइट। तो ये 2 एस्पेक्ट सब करने हैं। अगर मैं अचार पे ही स्टक हूँ अभी भी, तो 3000 दुकान तक पहुँचना आसान था, लेकिन 60,000 तक पहुँचने में एफर्ट है। 3000 दुकान में 5000 का एक दुकान से अगर अचार बिकता है, उसमें से 300 का बिकवाना आसान था, लेकिन 5000 में से 2500 मेरा ही बिके, अब वो मुश्किल है। तो 100 से 500 करोड़ की जो जर्नी है, इज़ टू गो डीपर, कि मेरा 3000 से कैसे 60,000 दुकानों तक पहुँचे, कैसे एक एक आउटलेट से 50% 60% मार्केट शेयर मेरा है। दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट माइंडसेट नाउ। तो पहला वाला माइंडसेट था कि अगर हम बात करें 0 to 1 वॉज सर्वाइवल। आपको मालूम पड़ गया अब इस बीज को डालो तो 12 किलो तो केला आ ही जाता है। सेकेंड इज स्प्रे एंड प्रे, मतलब आपने उसको बीजों को सब जगह डाल दिया और बोला कि मैंने जो किया वही मेरे को रिपीट आ जाए, तो आपको 100 करोड़ आ गया। अब 100 से 500 या 1000 जाना है, तो हाउ आई गेट नाउ इनटू डीपर अंडरस्टैंडिंग की एक अच्छा केले लगाने के। तो अब कंसल्टेंट लाओ, कंसल्टेंट बोलेगा यार तुम्हारी ज़मीन की क्वालिटी ये है, इसके अंदर पोटेशियम ये है, सोडियम ये है, थोड़ा ये डालो वो डालो तो बेटर केला आएगा। तो नाउ नेक्स्ट लेवल पे दैट इज़ द थिंग। तो उसी प्रकार से आपने अचार बनाना है, वहाँ तक आ गया, 1 करोड़ की कमाई कर ली, वहाँ तक आ गया, पूरे देश में आपका स्वाद पसंद आ रहा है, सब जगह प्लेस कर दो जहाँ प्लेस हो जाता है। उस प्लेस करने से, स्प्रेड करने से आप एक लेवल तक पहुँच गए। आई थिंक मैकडोनल्ड्स ये करता है, वो आलू अपने हिसाब से उगाता है, हाँ ठीक है, ताकि वो फ्राइज़ का एक शेप और एक साइज़ मिलकर सबको वही मिले स्टैंडर्ड। ओके, सो अगर आप 100 से 500 1000 जा रहे हो, इस बीच में आप अपने कंपटीशन से हेड टू हेड लड़ रहे हो एक्चुअली में, जी। जिन्होंने पहले थे, जो पहले बिग प्लेयर वहाँ बैठे हुए थे। तो यहाँ तो काफ़ी गला काट प्रतियोगिता जिसे हम कहते हैं। हाँ, और यहाँ पे मार्केटिंग रोल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। हाँ, कि आप 5000 का जिस दुकान से 300 में आपका बिकता था, उसको 300 से 2500 जाना है, तो अब वो क्यों 2500 जाएगा? कस्टमर किसी और का तो ऑलरेडी खरीद रहा था, तो उसका छोड़ के आपके पास क्यों आएगा? तो मार्केटिंग के तरीके भी चेंज हो रहे हैं। जैसे आज हम बात करें कि पॉडकास्ट हो गया, रील्स हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, प्रमोटर ब्रांड हो गया, तो वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। आज से 5 साल 10 साल पहले जो था कि टीवी में आप 15 सेकंड की 25 सेकंड की ऐड देख लिए और ऐड आपने 50 बार रिपीट में देख ली, तो आपके अंदर एक वो भावना हो जाती थी ट्रायल करने के लिए, राइट। बट आज बहुत कम लोग टीवी देख रहे हैं, बहुत कम लोग, एटलीस्ट मैं बात कर रहा हूँ वो 2 करोड़ और 40 करोड़ वाले लोग जो हमारा मार्केट है, वो मार्केट अब टीवी में ज़्यादा नहीं है, अब वो इंस्टाग्राम में है, वो यूट्यूब में है, वो है। तो कैन यू बी पार्ट ऑफ दैट? ओके, हाँ, तो मार्केटिंग विल, और आज से 5 साल बाद फिर कुछ चेंज होगा, फिर कुछ उसको आपको अडेप्ट, बिजनेस कर रहे हो तो चेंज के लिए रेडी ही रहना पड़ेगा आपका वही एक जो 1990 में चलता था 2025 में नहीं चलेगा। आई थिंक बहुत जल्दी बदल रहा है अब तो, और स्पीड में चेंज हो रहा है। ओके, एक अगर मैं बात करूं इंडिया में जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, कई सारे लोग या फिर कुछ लोग एनआरआई बन के विदेश चले जाते हैं, वो जॉब भी कर रहे होते हैं और साथ में जैसे एक ही कम्युनिटी के यार कुछ अपना खुद का काम भी करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस किन को नहीं करने चाहिए? मतलब अपने पार्टनर में, मतलब क्या सोच कर आप अपना पार्टनर चूज़ करो या को फाउंडर चूज़ करो? 2 सवाल है, दोनों पे आता हूँ। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। तो आप बोले कि मैं कहीं जॉब भी कर रहा हूँ और छोटा बिजनेस भी कर लिया, तो आप बिजनेस तो बना लोगे 25-50 लाख का, लेकिन आप बड़ा बिजनेस कभी नहीं खड़ा कर पाओगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कैन नेवर बी पार्ट टाइम, कैन नेवर बी। तो वहाँ पे तो मेरा डिसएग्रीमेंट है। आप ये कह रहे हो 9 to 5 जॉब अगर आप कर रहे हो तो उसके साथ बिजनेस बनाऊंगा, ये गलती है आपकी? हाँ, आप बना लोगे 25-50 लाख का, लेकिन आपको अगर बड़ा बिजनेस बनाना है तो इट कैन नॉट बी अ पार्ट टाइम जॉब, इट हैज़ टू बी अ फुल टाइम जॉब। अब हम बात करें पार्टनर जो हम सिलेक्ट करें, तो पार्टनर में सबसे पहले अगेन उस बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए क्या स्किल सेट्स लगते हैं। तो एक हम वर्ड यूज़ करते हैं, पोटा मॉडल बोलते हैं, POTA। मेरा पर्पस क्या है, मैं ये क्यों करना चाह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा आउटकम क्या है। तो मेरा उद्देश्य है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो एंटरप्रेन्योर के लाइफ में एक डिफरेंस ला सके, वो मेरा पर्पस हो गया। आउटकम क्या है, 100 करोड़ की 100 एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं, ये मेरा आउटकम हो गया। उसके बाद आता है टास्क। अब ये करने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, क्या क्या करूँगा जिससे मेरा ये आउटकम अचीव होगा। उसके बाद आता है एफर्ट। टास्क मतलब क्या कार्य करने हैं, एफर्ट मतलब उस कार्य को पूरा करने के लिए क्या मेहनत करनी है। तो पार्टनरशिप मॉडल में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये जो पोटा मॉडल, ये हर जगह आता है। मेरा इस पार्टनरशिप से आउटकम क्या है, मुझे क्या बनाना है, वो आउटकम क्लियर होगा तो वहाँ से टास्क आएगा कि अच्छा ये बनाने के लिए मुझे कैसा पार्टनर चाहिए। वो जब आप टास्क डिटेल में लिखोगे ना,
तो आपको राइट पार्टनर आप सिलेक्ट कर पाओगे। काफ़ी बार तो हम वैसा करते नहीं, आप और अच्छे दोस्त है, चलो एक मिलके कर लेते हैं। हम कुछ चीज़ के बारे में ऑफलाइन बात कर रहे थे कि एक बिजनेस मॉडल है, तो मैं क्यों बोला कि आपका रोल मुझे उसमें दिखता है, बिकॉज आई एम लुकिंग एट अ डिफरेंट विजन, तो वहाँ पे आपका रोल समझ में आता है। तो अगर मुझे वो आउटकम क्लियर है तो उसके हिसाब से पार्टनर सिलेक्शन भी क्लियर होगा। आमतौर पे बहुत झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं पार्टनरशिप में, तो लोग कहते हैं नहीं करूँगा वो ज़्यादा बेहतर है, अकेले जो सहना है मैं खुद ही सह लूँगा। क्योंकि पहले अगर सोच के चलेंगे ना, पॉइंट क्या होता है कि हम लोग बहुत एज ए ह्यूमन गट फील ड्रिवन है, हम बहुत पेपर पेन लेके नहीं चलते। लेकिन पेपर पेन पे अगर थिंकिंग करेंगे कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा आउटकम क्या है, मेरा टास्क क्या है, मेरे एफर्ट्स क्या है, तो इनफैक्ट हम रिवर्स करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, शायद से उससे ईजीली समझ में आएगा। किसी भी कंपनी को अगर आप देखेंगे टारगेट सेट करती है, तो टारगेट कैसे सेट करती है कि पिछले साल 100 करोड़ किया था, इस साल 120 करोड़ करना है या 115 करोड़ करना है। ऐसा क्यों सेट करती है? ग्रोथ के लिए। वो कहाँ से सेट कर रही है? वो एफर्ट से सेट कर रही है कि लास्ट ईयर मैंने 100 किया था तो इतनी मेहनत से 115 ही जा सकता हूँ। ओके। रिवर्स से काम करती है, एफर्ट से स्टार्ट करती है। स्टार्ट कहाँ से करना है? आउटकम, पर्पस से। तो मुझे 3 साल में 300 करोड़ की कंपनी बननी है। अगर मैं वो आउटकम सेट करूँ तो फिर मेरा टास्क क्या होगा? अच्छा, आज 100 हूँ, 3 साल में 300 बननी है, तो मुझे इस साल में कम से कम 160 बनना होगा, तभी तो 3 साल में 300 बनूंगा। तो मोमेंट आपने ये टास्क लिख लिया कि अगर 3 साल में 300 बननी है तो 160 बननी है। अब 160 अगर इसी साल बनना है तो मुझे क्या क्या एफर्ट करने पड़ेंगे जिससे 160 बनूंगा? तो आपके पास आंसर्स भी आएंगे कि ये करने से होगा, ये करने से होगा, ये करने से होगा, ये करने से होगा, ये करना होगा। तो आप द मोमेंट आप पर्पस, आउटकम, टास्क, एफर्ट से काम करेंगे तो आप बिगर सोच पाएंगे, बिगर कर पाएंगे, बड़ा सोच पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे। लेकिन हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, पिछले एग्जाम में 90 मार्क्स आए थे, अभी 91 आएंगे। पिछले में 60 आए थे, 65 आएंगे। पिछले साल 100 करोड़ किया था, 110 करोड़ करेंगे। हम एफर्ट से चीज़ों को देखते हैं, आउटकम से नहीं देखते। उसी प्रकार से आपने जो पार्टनरशिप का सवाल बोला कि हम दोनों मिलकर ये कर लेंगे, ये एफर्ट से हम देखते हैं। मैं करना क्या चाहता हूँ, उस करने के लिए मुझे कैसे पार्टनर्स की ज़रूरत होगी। अगर हम वैसा सोचेंगे तो आपके बाद वाले झगड़े होंगे नहीं। ये बड़ा अच्छा बताया आपने कि पहला तो इतने पैसे बनाने उस पे जज मत करो, ठीक है। पर्पस क्या है, पर्पस से स्टार्ट होता है। आपका पर्पस क्या है और ये पर्पस अलाइन होना चाहिए आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। पैसे तो बन जाएंगे रास्ते में, सफ़र में, पर्पस डिसाइड होना चाहिए। तो ये एक अपने पार्टनर में आपको ये बात समझ के रखनी चाहिए। पर्पस के बाद आउटकम, कि आउटकम क्या है। वो आउटकम क्लियर है ना कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, हम ये करना चाहते हैं, तो फिर वहाँ से टास्क अपने आप आते, फिर झगड़े खत्म हो जाते हैं। हम हमेशा एफर्ट से स्टार्ट करते हैं। तुम 20 लाख ला सकते हो, मैं ये अपना 2 घंटा 4 घंटा ला सकता हूँ, चलो मिलके चालू करते हैं। वहाँ एफर्ट से स्टार्ट हो गया, तो 6 महीने बाद झगड़े हो जाएंगे। दीपक जी, अभी हमने 0 से 1000 करोड़ के बिजनेस तो बना लिए बातों बातों में, ठीक है। 25 साल के इस अनुभव में, व्यापार में, बिजनेस में, इसमें आपने बहुत कुछ देखा होगा, अप्स भी देखे, डाउन भी देखे जी। लक का कितना बड़ा फैक्टर होता है? लक के बिना कुछ नहीं होता। मेरा मानना है कि कितनी भी एफर्ट मांग कर लो, लेकिन ऊपर वाले की कृपा नहीं है तो नहीं होता, इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि अगर आपने एफर्ट ही नहीं किया है तो लक आपका साथ भी नहीं देता। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एफर्ट करते रहेंगे तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि जिस दिन आपका लक, मेरा तो इतना ही है कि एक बहुत अच्छा है कि आप, किसी ने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया है कि आपने 10 बार डाइस को डालो, अगर ये करो तो एक जो कोई नंबर है वो आएगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, नंबर आता ही है। मतलब येस और नो करेंगे तो, सॉरी, कॉइन सिक्का करो, टॉस करो, तो आपका 10 में से 10 बार हेड आएगा, ये ज़रूरी नहीं। एक बार तो टेल आएगा ही आएगा। 9 बार भी हेड आ गया तो 10वीं बार टेल आएगा, कभी भी 11वीं बार तक हेड्स आता ही नहीं। इसका मतलब एक बार तो आपका लक साथ देगा ही देगा। बट अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे उस वक्त के लिए, तो जब लक साथ आया तो हेल्प भी नहीं हुआ। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें, पुरुषार्थ भी ज़रूरी है, तैयार भी रहना ज़रूरी है। लेकिन पुरुषार्थ करते रहे और लक नहीं मिला इसलिए पुरुषार्थ छोड़ देना, वो भी नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो, एक दिन लक आएगा, बट लक के बिना होगा भी नहीं। अगर कितने परसेंटेज में मैं आपसे पूछूं कि कितना परसेंट लक, कितने परसेंट पुरुषार्थ? सर, अलग अलग लोगों का अलग अलग है। आपका क्या है? मेरा मानना है कि एक 25 से 30% लक का एक वेटेज है। ओके। मतलब आज हम बोले कि जैसे यूट्यूब है, मैंने जो पढ़ा है, यूट्यूब आने से पहले 8-7 साल 6 साल पहले किसी ने सेम कंसेप्ट को लॉन्च किया था यूएस में। बट उस वक्त इंटरनेट की स्पीड इतनी थी नहीं कि वो वीडियोस चलते थे या वीडियोस आते थे तो वीडियोस वो
सर्कल सर्कल में घूमते रहते थे, वो रुक रुक के दिखते थे। तो वो कंपनी जब तक इंटरनेट की स्पीड बढ़ी, जब तक उस कंपनी का पैसे फंडिंग खत्म हो गई, कंपनी बंद हो गई और यूट्यूब बाद में बनी। तो अब उसको लक बोलेंगे कि भाई आपने एक अच्छी प्रोडक्ट बनाई, अच्छी टेक्नोलॉजी लाई, जो यूट्यूब कर पाया वही लाया, लेकिन आप समय से पहले थे। टाइमिंग, हाँ टाइमिंग, तो इसलिए वो लक का तो हिस्सा है ही है। आप राइट टाइम पे राइट जगह पे थे। हाँ, तो 25 से 30% लक का हिस्सा है ही। बट स्टिल एक लार्ज चंक आपकी मेहनत है, आपके एफर्ट्स हैं। बिल्कुल। ओके, आपने अभी कहा कि भगवान करेंगे, ठीक है। सो आप भगवान में कितना विश्वास करते हैं? 100% सर। और बचपन से आपकी फैमिली एनवायरनमेंट ऐसा ही रहा है? बचपन से यही रहा है। भगवान के बिना, मतलब ऊपर वाली शक्ति के बिना हम जो बोले, बट हम यही मानते हैं कि जो हमारे परिवार में एक इवॉल्व जो हुआ है वो है कि अहम ब्रह्मस्मि, जो हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ। इसका मतलब मैं जैसा सोचूंगा, मैं जैसा बोलूँगा, जो मैं से कहूँगा, मेरे जीवन में वैसा ही होगा। तो हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, हम पॉसिबिलिटीज़ ही सोचते हैं, हम अच्छा होगा यही सोचते हैं, तो हम यूनिवर्स में वही सिग्नल देते हैं कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो ऊपर वाले की शक्ति है और वही है, बट उस शक्ति को जो डिज़ाइन करता है वो हमारी सोच डिज़ाइन करती है, हमारी बातें डिज़ाइन करते हैं। तो हमारी सोच और बातों में सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ और पॉजिटिविटी हो, इस चीज़ को हम बिलीव करते हैं। इसी को मैं अगर अपने लैंग्वेज में समझूं, सो जो अहम ब्रह्मास्मि है, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अक्सर आप जाते हो अपनी इच्छाएं, अपने डिज़ायर भगवान से मांगते हो कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए। और मॉडर्न टर्म में हम उसे मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं कि आप अच्छा बोलिए, अच्छा लिखिए, अच्छा बार बार सोचिए, इमेजिन करिए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, मैनिफेस्टेशन है। तो एक्चुअली में आप कहीं और से नहीं मांगो, आपके अंदर ही ब्रह्म है, उसी से भी मांग सकते हो। और ये कैसे होता है? अगर ये ब्रह्म है आपके अंदर का और आप यहाँ पे होते हो एक्चुअली, और ये जो बीच का गैप है, ये आपके ट्रॉमास हैं, ये आपके फेलियर हैं, ये लोग क्या कहेंगे, ये वो वाली सोच इस बीच में आती है, मुझसे हो नहीं पाएगा, सेल्फ डाउट, ये सब इस बीच में गैप है। धीरे 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 जब ये कम होता है विद एक्सपीरियंस, विद एफर्ट, आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं, तब जाकर आप अपने ब्रह्म से मिलते हो। फिर जो आप जो सोचते हो बस वैसा होने लग जाता है। तो ये ट्रू मीनिंग है मैनिफेस्टेशन का, ये ट्रू मीनिंग है कि मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है उस चीज़ का। तो वही चीज़ आपने भी कही दूसरी लैंग्वेज में, वेरी गुड। सो स्पिरिचुअलिटी ध्यान लगाते हैं आप? ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हाँ। और जिम भी जाते हैं आप? जिम भी जाते हैं। सो आप उधर से अपनी फिजिकल बॉडी को भी ठीक रख रहे हो, इधर से मेंटल बॉडी भी ठीक है। आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है, मतलब ठीक है, डेबिलिटेड है चंद्रमा। चंद्रमा जब डेबिलिटेड होता है तो ऐसे लोगों का मन अशांत रहता है आमतौर पे, ठीक है। उसका उपाय होता है कि आप मेडिटेट करो, आप ध्यान लगाओ। ऐसे लोग लाइफ में कई बार, एक नहीं कई बार स्ट्रेस में या डिप्रेशन में भी आते हैं, ठीक है, चुप हो जाते हैं, लगता है कोई काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इनकी वजह से कई और लोग अपने डिप्रेशन से निकलते हैं जी। तो आपने किया होगा कई लोगों के साथ जिनको, अरे अब मैं खुद परेशान हूँ पर तू ठीक हो जाएगा, चल ठीक है। हाँ सर, दो चीज़ें मैंने तो बहुत सारे लोगों को, मतलब फैमिली में मुझे वही बोलते हैं कि एनीबडी हैज़ एनी प्रॉब्लम दे विल कम टू मी। और मैं उनको जिस प्रकार से एक्सप्लेन करता हूँ तो वो बोलते हैं कि जो प्रकार से मेरे भांजे भांजी जो भी है, तो जो प्रकार से मामा करते हैं, जो प्रकार से भाई करता है। बट सर वो डिप्लीटेड आपने बोला, वो पता नहीं क्यों, बट वो नहीं, शायद से कुंडली में है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ बहुत मैं 14 साल का था जब से मैं मेडिटेशन में हूँ, तो वो एस्पेक्ट मेरे लाइफ में कभी नहीं रहा। मतलब मैं, you would never see me in depression, you will never see me not positive about life. I will always believe कि यहाँ सोल्यूशन कल आ जाएगा। ये तो एक रेमेडी है मेडिटेशन करना, जो किसी ने आपको नहीं बताई, बट नेचुरली आ गई, नेचुरली ऊपर से आ गई। यही होता है जब हम कहते हैं ना कि हमारे पितरों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, मैं भगवान का फेवरेट चाइल्ड हूँ। तो इंसान किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं होती, उपाय ऐसे ही कर लेता है जैसे आपने करे। पर ये वाली बात कि आपकी वजह से बहुत सारे लोग निकलेंगे, हाँ ये तो पक्का ही है डिप्रेशन। अगर आपका चंद्रमा छठे में हो, 8वें में या 12वें में हो, तो आपकी लाइफ में मेडिटेशन एक रेमेडी है। इवन ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवल भी बहुत करते हो तो ये मून के बैड इफेक्ट आपको नहीं 15-17 दिन महीने में घूमते रहता हूँ। हाँ, तो ट्रैवलिंग इज द बेस्ट रेमेडी फॉर मून। अच्छा, ठीक है। और जैसे किसी को एडिक्शन भी है ना, वो छुड़वाने के लिए सबसे बड़ा एडिक्शन मून देता है, ठीक है। चंद्रमा सबसे बड़ा नशेड़ी बनाता है व्यक्तियों को। उससे बचने का होता है कि आप ट्रैवल करो अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे वाटर है, जहाँ पे पानी है। ऐसे लोगों को बहुत सुकून मिलता है समुद्र के किनारे बैठने में, किसी झरने के आसपास घूमने में, टहलने में, झील पे, पाउंड में जाने में इनको बड़ा मज़ा आता है कि वो देखता रहूँ, निहारता रहूँ, पानी की आवाज़ आती रहे। तो ये रेमेडीज़ होती है मून की, जो आप जाने अनजाने में कर लो तो आपके पितरों का आशीर्वाद था आपके ऊपर। तो आपने, क्या आप ये कहोगे दीपक जी कि इफ़ यू आर डूइंग जॉब और बिजनेस, आप स्पिरिचुअल ज़रूर हो? स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है सर। मेरा ऐसा मानना है कि आप जो बोल रहे हो उसको हम अपना लाइफ में जो सीखे है, मेडिटेशन का एक बहुत सिंपल 1 लाइन का डेफिनेशन है, व्हेन यू फॉरगेट द नोन द अननोन कम्स इन।
जब आप जिस चीज़ के ऊपर अटके हुए उसको आप जब भूल जाओगे, बाल्टी भरी हुई है तो पानी डालोगे तो नीचे गिरेगा, बाल्टी खाली करोगे, व्हेन यू फॉरगेट द नोन द अननोन विल कम इन, मतलब जो और पानी अंदर आ पाएगा। और अननोन इज़ नथिंग बट एनर्जी, वी ऑल आर ओनली एनर्जीज, हम एनर्जीज़ के अलावा और कुछ नहीं है। तो आपने एक एनर्जी की जगह खाली करी, आपने वैक्यूम क्रिएट किया, तो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आएगी। और हमारे जो शरीर है वो एक स्थूल शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, एक माइंड बॉडी है, एक सोल बॉडी है। तो सबसे पहले जो एनर्जी आएगी वो फिजिकल बॉडी को क्लीन करेगी। तो अगर कहीं भी वो एनर्जी है तो एनर्जी को फ्री फ्लो ऑफ पाथ चाहिए, वो रुक नहीं सकती। तो जहाँ अगर रुक रही है, अगर बीमारी है कहीं, तो सबसे पहले उसको क्लीन करेगी, क्योंकि एनर्जी को फ्री घूमना है। अगर फिजिकल बॉडी ठीक हो गई तो आपके माइंड बॉडी को भी ठीक करेगी, वो ठीक हो गई तो आपके सोल के जो कार्मिक इश्यूज़ है उसको भी ठीक करेगी। तो मेडिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एनर्जी सोर्स को, फ्रेश एनर्जी सोर्स को अंदर लेने के लिए ओपन हो। तो जितना फ्रेश एनर्जी सोर्स आएगा वो और कुछ नहीं करे, एनर्जी हैज़ टू हैव फ्री मूवमेंट, वो आपको क्लीन करता चला जाएगा। सो आप ये कह रहे हो बेसिकली कि आप अपनी बॉडी पे तो काम करो जी, ठीक, अच्छे से सो, मॉर्निंग वॉक पे जाओ या रात में जॉगिंग करने जाओ, ठीक है, और अच्छा खाना खाओ, जिम जाओ या योगा करो, कुछ ऐसे एक्सरसाइज करो। जब आप फिजिकल बॉडी पे काम करते हो तो आपकी जो मेंटल बॉडी वो रेडी होती है और बेहतर होने के लिए, ठीक है। उल्टा नहीं होगा, मेंटल ठीक कर लिया पर फिजिकल खराब है, नहीं होगा। पहले तन सही होगा फिर मन सही होगा, बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से हमको जाना चाहिए। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। ज्योतिष में आप कितना विश्वास करते हैं? सर तो मैं सब में, वास्तु में भी विश्वास करता हूँ, मेरा घर वास्तु के हिसाब से बना है, ज्योतिष में भी विश्वास करता हूँ। बट मैं एक चीज़ जो कह रहा था कि एनीथिंग दैट यू गिव पावर टू विल हैव पावर ऑन यू। जिस चीज़ को भी आप ताकत दोगे उसकी ताकत आपके ऊपर आ जाएगी, राइट। तो मैंने अपने लाइफ में ये कॉन्शियस रखा है कि मैं पूरे की पूरा ज्योतिष से बंधा हुआ नहीं हूँ, पूरा के पूरा वास्तु से बंधा हुआ नहीं हूँ, पूरा की पूरा चीज़ों से बंधा नहीं हूँ। वो सब साइंस है जिसका असर मुझ पे होता है। लेकिन मैं को किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अगले 3 साल ख़राब रहेंगे या डिफ़िकल्ट रहेंगे, तो मैं उसको इतना ही सोचता हूँ, हाँ, ये इसके मेरे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल दे दिया इन्होंने, अब मैं इसमें क्या बेटर कर सकता हूँ ताकि मैं इससे 3 साल की जगह 3 महीने में निकल जाऊँ। तो मैं अपने पुरुषार्थ पे भी बिलीव करता हूँ। तो मैं ये है कि एक साइंस है, ज्योतिष विद्या डेफिनेटली साइंस है, वास्तु डेफिनेटली साइंस है, सारी साइंसेज, न्यूमरोलॉजी भी एक साइंस है। बट एक इम्पॉर्टेंट है कि हाउ आई रिएक्ट टू दिस। अगर मैं उसको ही मान के चल जाऊँ यही मेरा सत्य है और मैं अपने कर्म को, पुरुषार्थ को ख़त्म ही कर दूँ, तो मैं उस रियलिटी को और ताकत दे रहा हूँ। तो मैं अपनी रियलिटी को खुद बनाना चाहता हूँ। तो वो है सत्य। अब उस सत्य के साथ हम क्या कर सकते हैं जिससे सत्य को, जो विवेकानंद जी का एग्जाम्पल है कि शादी की रेखा थी और शादी होगी, तो अपने थॉट प्रोसेस से वो रेखा को भी हटा दिया गया। तो वो है कि हाँ, ये रियलिटी है, बट आई कैन स्टिल चेंज दैट रियलिटी विथ माई थॉट प्रोसेस। आप अपनी कुंडली दिखाते हो साल में एक बार? हाँ, साल में एक आध बार। साल में, हाँ, इतना ही होना चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि साल में एक बार व्यक्ति अपनी कुंडली जरूर दिखाए, ठीक है। एक जीपीएस टूल बोलता हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी का। हाँ, जीपीएस टूल है। ये आपका जीपीएस टूल है। जैसे गूगल मैप्स आपको रास्ता दिखाता, चलना अभी भी आप ही को है, ठीक है। तो वो आपको बता देगा भैया ये सब हो सकता है। अब ये परिस्थितियाँ हैं, ग्रह हमेशा ना आपको सिचुएशन देते हैं जी कि ये तुम्हारी अब सिचुएशन है, आप उस पर कैसा खेलोगे ये आपके ऊपर, ये आपकी थोड़ी बहुत फ्री विल है वहाँ पर, हाँ। ठीक है। पर उस सिचुएशन वो क्रिएट करके दे देंगे कि बहुत कियोस क्रिएट कर दिया, चाहो तो भाग जाओ, हाँ। ये आपके ऊपर है, चाहो तो लड़ भिड़ो, हाँ। ठीक है। तो डर या फियर के आगे क्यूरियोसिटी आती है और जो डर के आगे जीत है। तो प्लैनेट्स डर पैदा करेंगे कई बार लाइफ में, और हम सब के जीवन में होता है। उसके आगे आप क्या करते हो ये आपकी फ्री विल है, बिल्कुल। ये और ये सिचुएशंस बदल देती है। कई लोग उस डर में, कियोस में भाग जाएंगे, छोड़ देंगे, बंद कर देंगे चीज़ें, वापस जो कर रहे थे उस पर चले जाएंगे। कई लोग कहेंगे यार इससे भी लड़ लेंगे, तो निकल गए, यहाँ से भी निकल जाएंगे। ब्यूटीफुल। और जैसा हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, हमने ये वर्षफल रिपोर्ट भी आपके लिए क्रिएट करी है, ठीक है। ये 1 साल की ही होती है, ठीक है। और इस वर्षफल रिपोर्ट में आपके सभी ग्रह आपकी कुंडली से, दीपक जी, अच्छा, वो 1 साल में हर महीने क्या क्या करने वाले हैं, उसका एक आपको सिनॉप्सिस मिल जाता है, ताकि आप बेटर प्रिपेयर हो पाओ। जैसा आपने कहा कि सिचुएशंस तो आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, मैं बेटर प्रिपेयर हो जाऊँ उनके लिए। जो रेमेडीज़ होती हैं वो भी इसमें सब मेंशन करी हैं हमने, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। ज़रूर। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्षफल रिपोर्ट क्या है, तो वर्षफल एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें हमने एस्ट्रोलॉजी की डिफरेंट मॉडलिटीज़ का यूज़ किया है। लाल किताब, वैदिक पराशर ज्योतिष, ताजिक एस्ट्रोलॉजी, मुंथा के कई सारे रूल्स हमने अप्लाई करके एक ऐसी रिपोर्ट जनरेट करी है जो कि क्लोज टू 100% आपको एक ऐसी प्रेडिक्शन दे देती है नए साल 2026 की, कि आपके हेल्थ में क्या हो सकता है, वेल्थ के मामले कैसे अप एंड डाउन हो सकते हैं, आपकी प्रॉपर्टी आएगी या नहीं आएगी, गाड़ी का क्या आपका सीन चल रहा है, रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। जितना भी आप अपने लाइफ में
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, वो सब आपको इस रिपोर्ट में मिलता है। वो भी मंथ वाइज मंथ, जनवरी में क्या होगा, फरवरी में, अप्रैल, अगस्त, सितंबर में क्या होगा, विद रेमेडीज़। इवन इसमें हमने इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें डाली हैं, और जितना हम इसको एक्यूरेट बना सकते थे हर एक व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ राशि की बात नहीं हो रही है, आपकी कुंडली में ट्रांजिट कैसे काम कर रहे हैं उनकी बातें हम यहाँ पे की जाएंगी, ताकि आपको एक एक्यूरेट गाइड मिल सके 2026 के लिए, ताकि आप बेहतर प्रिपेयर हो सकें। तो आपको अगर अपनी वर्चुअल रिपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर जाइए, क्लिक करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिए और अपनी वर्चुअल रिपोर्ट नया साल शुरू होने से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तो हमारी कन्वर्सेशन यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और मोटिवेशन मिलेगा कि यार अब खुद का मालिक बनने का टाइम आ चुका है। दीपक जी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। दीपक जी का भी बड़ा हम्बल बैकग्राउंड रहा, फार्मर से आए और आज 25 साल से बिज़नेस करना, जहाँ पे बिजनेसेस 5 साल में फेल हो रहे हैं, वो 25 साल चलाना एक बहुत बड़ी बात है। और पर्सनली अगर मैं पूछूं, मुझे आप ना ऐसा कभी एक सेकंड के लिए भी आपने ऐसा फील नहीं कराया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ठीक है, या मैं बहुत बड़ा बिजनेस चला कर आया हूँ, मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत बड़े हैं। आप मुझे मेरे जैसे ही लगे, ठीक है। तो आपसे वो विनम्रता जो है, वो जो हम्बलनेस है, मुझे पूरे थ्रू आउट द सेशन वो एक्सपीरियंस हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बस मैं भी यही कहना चाहूँगा, आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, मेरा फेवरेट 2 ही चीज़ है। अगर मुझे लाइफ में बचपन से भी पूछा जाता था क्या करना चाहता हूँ, तो एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि एजुकेशन से व्यक्ति को दिशा मिलती है और एंटरप्रेन्योरशिप से आप हज़ारों घर को और चलाने के लिए जॉब्स क्रिएट करते हो। तो आपके इस पॉडकास्ट से और 100, 500, 1000 एंटरप्रेन्योर्स इंस्पायर होकर बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि जितने बिज़नेस स्टार्ट होंगे उतने और एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगे, उतनी दुनिया और आगे बढ़ेगी। तो यही। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।